अध्याय 491। 10 वर्षों के अंत तक शिम्यू भीड़ के सबसे दूर वाले छोर पर खड़ा था। उसका ध्यान मेरे सामने खड़े सभी लोगों से हटकर उस विशाल सफेद टॉवर पर केंद्रित था जो समूह से कुछ ही दूरी पर था। इसका आधार कुछ वर्ग मील में फैला था और इसे एक असामान्य तरीके से डिजाइन किया गया था। आम वास्तुकला के ज्यादातर टावरों के विपरीत, जहां या तो यह ऊपर खुली बालकनी वाला टावर होता था या पूरी तरह से बंद टावर। इस सफेद टावर में न कोई कोना था, न कोई अग्रभाग, न कोई छत और न ही किसी प्रकार का शामियाना। ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से एक ही सामग्री से बना है, एक विशाल मोनोलिथ जिसकी थोड़ी खुरदरी सतह सीधे ऊपर बादलों में उठ रही थी। टावर का सिरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसे मिस्टिक टावर कहते हैं, जो किंगलैंड के पवित्र वृक्ष द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये टावर पूरी तरह से सफेद और बेदाग है और वास्तव में ये रात में किसी लाइट हाउस की तरह एक हल्की चमकदार रोशनी बिखेरता है। जब सभी लोग टावर की ओर देख रहे थे, लिंग फैंग ने समझाना शुरू किया। मेरे संप्रदाय के भाइयों, आप पूरी पवित्र भूमि के मूल को देख रहे हैं। ये टावर ही वह कड़ी है जो सभी 5 मंजिलों को जोड़ती है, इसलिए अन्य मंजिलों तक पहुंचने के लिए बस यहीं से होकर जाना होगा। भाई लिंग फैंग, क्या इस गगनचुंबी इमारत के बिना ऊपर की मंजिलों तक नहीं पहुंचा जा सकता? भीड़ में से किसी ने पूछा। अच्छा, देखिए, हर मंजिल के साथ एक अचूक स्थानिक अवरोध जुड़ा होता है, जो इतना मजबूत और इतना दुर्गम होता है कि उसे कोई संत श्रेणी का महाशक्तिशाली भी पार नहीं कर सकता। इस स्थानिक अवरोध को पार करके दूसरी मंजिलों तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है, लिंग फैंग ने जवाब दिया। ओह ठीक है, व्यक्ति ने सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि मिस्टिक टावर का काम बस 5 मंजिल को जोड़ने वाली एक नहर के रूप में काम करना है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए, इस मिस्टिक टावर के भीतर अनगिनत ज़ूमी आयाम छिपे हैं, जो आपकी साधना और यहाँ तक की दैनिक जरूरतों के लिए भी निश्चित रूप से मददगार साबित होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि यह पूरी पवित्र भूमि में हर मंजिल के हर प्राणी के लिए एक दूसरे के साथ मिलने और बातचीत करने का एकमात्र स्थान भी है, लिंग फैंग ने आगे कहा। यहाँ कुछ समय साधना करने के बाद आपको मिस्टिक टावर का महत्व पता चल जाएगा, और मैं आपको इसकी गारंटी भी देता हूँ। जैसे ही भीड़ ने उसका स्पष्टीकरण सुना, वे उसके पीछे पीछे टावर में घुस गए। सबसे पहले उनकी नजर एक बड़े हॉल पर पड़ी। बीच में लगभग 10 वर्ग गज चौड़ा गोलाकार धुंधली सफेद रोशनी का एक स्तंभ था, जो शायद सैकड़ों गज दूर किसी अज्ञात छत तक पहुंच रहा था। हॉल अपने आप में विशाल था, लेकिन उसमें किसी भी तरह का भव्य साज सज्जा नहीं थी, न ही कथित ऊपरी मंजिलों तक जाने के लिए कोई सीढ़ियां थीं। संक्षेप में, हॉल के पूरे अंदरूनी हिस्से की वजह से मिस्टिक टावर एक असली टावर से ज्यादा एक उल्टी बाल्टी जैसा लग रहा था। इसी क्षण बीच में स्थित प्रकाश स्तंभ अचानक चमक उठा। कुछ चमकदार झिलमिलाहटों के साथ पवित्र संप्रदाय के मानक हरे वस्त्र पहने कुछ शिष्य स्तंभ से बाहर निकले। वे लाइट से बाहर निकलते हुए आपस में बातें कर रहे थे। बस लिंग फैंग को देखकर थोड़ी देर रुके और फिर झुककर अभिवादन किया, फिर हॉल से बाहर निकलते हुए अपनी बातें जारी रखीं। उन्होंने शी म्यू या किसी और नए मेहमान की तरफ देखा तक नहीं। यही है जुआन लिंग सीढ़ियां, यहाँ से होकर अन्य ज़ूमी आयामों तक पहुंचा जा सकता है, साथ ही बाकी 4 मंजिलें भी, लिंग फैंग ने अपने जूनियर्स के चेहरे पर सवालिया निगाहें देखकर समझाया। शी म्यू ने अपना सिर प्रकाश के पारदर्शी स्तंभ की ओर घुमाया और ऊपर देखा। स्तंभ के सबसे दूर के सिरे को घूरते हुए जहाँ तक उसकी आंखें पहुँच सकती थीं, और फिर भी वह उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख सका। ठीक है, मेरे साथ आओ, लिंग फैंग ने भीड़ को इशारा करते हुए कहा और रोशनी के बड़े खंभे की ओर चल दिया। शी म्यू और बाकी लोग भी उनके पीछे चल दिए। स्तंभ के भीतर बैठते ही, जिस मंच पर वे खड़े थे, वहां हरे संगमरमर से तराशी गई एक विशाल प्राचीन दिखने वाली वृक्ष की छवि दिखाई दी। ये छवि एक कोमल लेकिन निश्चित चमक बिखेर रही थी। जैसे जैसे प्रकाश तीव्र होता गया, समूह ने महसूस किया कि उनका शरीर 1 मिलीसेकंड में हल्का हो गया। उसके बाद एक अजीब, कोमल, दृढ़ बल ने उन्हें ऊपर उठा लिया और ऊपर की ओर धकेल दिया। इसकी गति ने आसपास के वातावरण को एक अस्पष्ट धुंध में बदल दिया। कुछ क्षण बाद उनकी ऊपर की ओर गति अचानक रुक गई, क्योंकि उनके चारों ओर का धुंधलापन अचानक टूटकर 2 भागों में विभाजित हो गया, जिससे कई गज ऊंचा एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया तथा दरवाजे के पार हरे भरे जंगल का एक और टुकड़ा दिखाई दिया। लिंग फैंग सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकला और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। जब समूह का आखिरी सदस्य बाहर निकला, तो उनके पीछे का दरवाजा पूरी तरह से गायब हो गया। शी म्यू ने पीछे मुड़कर देखा कि वे वास्तव में उसी सफेद प्रकाश के स्तंभ से निकले थे जिसे जुआन लिंग सीढ़ियां के नाम से जाना जाता है। अब लिंग फैंग के नेतृत्व में समूह जंगल पार करके एक विशाल मैदान में पहुंच गया। जब उन्होंने अपने आसपास का नजारा देखा, तो वे दंग रह गए। उनसे लगभग कुछ 100 गज की दूरी पर पत्थरों से बने 1 दर्जन चौकोर मंच थे, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में कुछ 100 गज तक फैला हुआ था। ये सभी हमेशा मजबूत चाक पत्थर से बने थे और जमीन से लगभग 3 फुट ऊंचे थे। ऐसा लग रहा था कि ये मंच असल में युद्ध के लिए बनाए गए युद्ध के छल्ले थे। इस समय सभी युद्ध रिंगों पर विभिन्न प्रकार की चमकदार रोशनियां चमक रही थीं, जबकि उनके चारों ओर की हवा में गड़गड़ाहट हो रही थी। कभी कभी युद्ध रिंगों से वातावरण में अचानक गर्म लहरें उठने लगती थीं। छल्लों के चारों ओर लगभग हजारों लोग थे। उनमें से कुछ लोग हवा में अपनी मुट्ठियां उठाकर उत्साह से चिल्ला रहे थे, कुछ लोग अपनी बाहें क्रॉस करके चुपचाप देख रहे थे, और फिर भी कुछ लोग एक दृश्य समूह में इकट्ठे होकर जोर जोर से कुछ बुदबुदा रहे थे। शी म्यू ने देखा कि सभी ने एक जैसे हरे वस्त्र पहने हुए थे, जिनकी छाती पर एक ही पत्ता सिल दिया गया था, वही पोशाक जो लिंग फैंग ने पहनी थी।
इसका मतलब था कि हर उपस्थित व्यक्ति वास्तव में किंग लैन पवित्र संप्रदाय का अनुयायी था। उन्होंने अपनी आत्मा की भावना को युद्ध की ओर प्रेरित किया और स्वयं को सदमे में कांपते हुए पाया। उपस्थित सभी लोगों ने कम से कम स्वर्गीय पृथ्वी रैंक प्राप्त कर लिया था, यदि स्वर्ग रैंक नहीं भी प्राप्त कर लिया था। आओ, ये लगभग 10 गज ऊंचे एक विचित्र दिखने वाले जानवर से आया था, जिसके एक जोड़ी पंख और एक ड्रैकोनिक सिर था। वह जानवर हवा में मंडरा रहा था और नीचे देख रहा था और जलती हुई आग की मोटी धाराएं छोड़ रहा था, जो युद्ध क्षेत्र की ओर हवा में लटके झरने की तरह बरस रही थीं। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गज चौड़ा आग का एक पर्दा नीचे की ओर आकर पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक रहा हो। लपटें इतनी तीव्र थीं कि लपटों के चारों ओर कंपन करती हवा की लहरों से ऐसा लग रहा था मानो हवा उच्च ताप पर पिघल रही हो। आग की लपटों के बीच एक हरे रंग की त्वचा वाला मांसल आदमी था, जो जमीन पर पेट के बल लेटा हुआ था। आदमी का सिर जमीन से चिपका हुआ था, जिससे उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। हालांकि उसके ऊपर लगभग कई गज बड़ा एक कछुए के खोल जैसा मृगतृष्णा मंडरा रहा था, जो लगभग 10 हीरे के आकार के कवच के टुकड़ों को आपस में चिपकाकर बनाया गया था। यह मृगतृष्णा धुंधली हरी रोशनी में चमक रही थी, जिससे एक मजबूत सुरक्षा का एहसास हो रहा था। मांसल आदमी की त्वचा चमक रही थी, क्योंकि जैतून हरे रंग की गैस का धुआं उसकी त्वचा से निकल रहा था और उसके ऊपर बड़े हरे कछुए के खोल के साथ मिल रहा था। हरे खोल पर आग की लपटें फैल गईं, जिससे खोल और लपटों के बीच हर संपर्क बिंदु से हरे और लाल रंग की धारा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों ने खुद को किसी तंग जगह में बंद कर लिया हो। अरे अरे अरे, संप्रदाय के सदस्य लू, क्या यह मैं हूँ या वह कछुए के खोल वाला लड़का जिसकी त्वचा से हरा धुआं निकल रहा है, तुम्हारा कोई दोस्त है? मेरा मतलब है, उसकी तकनीक मुझे तुम्हारी बहुत याद दिलाती है। किंग झांग तियान ने लू जिंग की ओर देखते हुए जोर से हंसते हुए कहा। लू जिंग के चेहरे पर लगे धुंधले मुखौटे की वजह से उसके हाव भाव साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी पहले से ही चमकीली आंखें ठंडी शत्रुतापूर्ण चमक से चमक रही थीं। उसने किंग झांग तियान को चुपचाप घूरा और फिर वापस युद्ध की ओर मुड़ गया। तभी उस क्रूर दानव की आंखें लाल हो गईं और उसकी लपटें तेज और कई गुना बढ़ गईं। बढ़ती हुई मार को झेलते हुए आग के शानदार पर्दे के नीचे हरे कछुए का खोल बेतरतीब ढंग से झिलमिलाने लगा और उसकी धीरे धीरे दबती सतह से स्पष्ट रूप से सिहरन की आवाजें निकलने लगीं। भाई शी, आपको क्या लगता है कि वह कब तक जीवित रह पाएगा? मा लॉन्ग ने शिम्यू के पास आकर खड़े होकर पूछा। शिम्यू की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने जवाब में मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसे न समझ पाने पर मा लॉन्ग ने और पूछने के लिए अपना मुंह खोला। तभी युद्ध से अचानक एक तेज आवाज आई, राघ। यह आवाज उस हरे चमड़ी वाले हटे कट्टे आदमी की थी जिसका सिर जमीन की ओर झुका हुआ था। अब उसका सिर ऊपर उठा हुआ था और उसने जोरदार चीख मारी। शिम्यू ने देखा कि वह कुछ हद तक मनुष्य जैसा दिखता था, यदि उसकी विशाल नाक और उसके सिर के दोनों ओर उगे हुए बेल जैसे सींगों को छोड़ दिया जाए। वास्तव में वे हिरण के सींग जैसे दिखते थे। हरी त्वचा वाला वह आदमी अचानक हरे रंग में चमकने लगा, क्योंकि उसके हरे धुएं से बना कछुए का खोल धीरे धीरे शरीर जैसा होता गया और फिर एक सिर, 4 अंग और एक पूंछ का आकार लेने लगा। दरअसल एक विशाल कछुए की आकृति बन गई थी, हालांकि कछुए के सामान्य सिर की बजाय इस आकृति का सिर एक भयानक मगरमच्छ का था, सिवाय उसके तीखे दांतों के। प्रेत का रूप धारण करते ही हरे कछुए ने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ मारी, और फिर अचानक वह आग की लपटों से बचते हुए सीधे उस भयानक राक्षस की ओर झपटा। जानवर को अपनी रणनीति को समायोजित करने का समय भी नहीं मिला था कि भयानक कछुआ पलक झपकते ही कई गज लंबा हो गया, जिससे मगरमच्छ का मुंह ड्रैगन प्राणी के सिर के चारों ओर बंद हो गया। राक्षस की आंखें डर के मारे सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी लपटें बुझा दीं और झुकने की कोशिश में अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन भयानक कछुआ और भी तेज था। उसने अपना मुंह बड़ा करके खोला और हरी बिजली का एक गोला बाहर निकला। छह छह, उसके मुंह से हरी भरी बिजली का एक बड़ा सा गोला निकला और राक्षस की ओर झपटा। हवा अचानक कानों को बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट से भर गई। ड्रैकोनिक जानवर पर बिजली की हरी भरी चमक सीधी लगी। उसका पूरा शरीर अब हरे रंग की चमक से ढक गया। धीरे धीरे दर्शकों की आंखों के सामने जानवर सिकुड़ गया और एक छोटी मोटी लाल रंग की आकृति धरती की ओर गिरती हुई दिखाई दी। वह आकृति निश्चल पड़ी थी। कोई नहीं बता सकता था कि वह अभी भी जीवित है या खो गई है। तभी युद्ध क्षेत्र के ऊपर हवा में अचानक एक चमकदार हरी परछाई उभरी। उनके हाथ में एक हरा शंख था और उन्होंने दर्शकों के सामने घोषणा की, पेलोचेलिसिया के हो डोंग युआन की जीत। अगले दौर में नेपच्यूनिया के वांग शीजोंग बनाम स्टॉमिस्ट ग्रह के चेंग तियान लेई। जैसे ही वह हरे रंग का आदमी रेंगने की मुद्रा से उठा और अपनी विशाल कछुआ ऊर्जा को छोड़ते हुए युद्ध के अखाड़े से बाहर निकला, भीड़ उत्साह से जयकार करने लगी। इसी बीच धरती पर फैली उस लाल आकृति को वहां खड़े 2 लोगों ने जल्दी से उठाकर अखाड़े से बाहर ले गए। पलक झपकते ही 2 नई आकृतियां युद्ध क्षेत्र में खड़ी हो गईं। भाई लिंग फैंग, ये लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? किंग झांग तियान ने पूछा। ओह, ये शताब्दी शिष्यों के बीच हर 10 साल में आयोजित होने वाला एक भव्य मुकाबला है। रैंकिंग में अंतिम 108वें स्थान पर आने वालों को किंग लैन पवित्र संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा, ताकि 108 शिष्यों का नया समूह उनकी जगह ले सके। हर मंजिल पर जो 108 शिष्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहे, उन्हें एक विशिष्ट शिष्य माना जाएगा, जिसके लिए उन्हें अधिक संसाधन और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, लिंग फैंग ने समझाया। कुलीन शिष्य? तुम्हारा मतलब है कि हम कुलीन शिष्य नहीं हैं? किंग झान तियान ने उलझन में पूछा। हाँ,
खैर, आप में से जो पहले 36 ग्रीन वाटर्स वर्डेंट हिल्स में परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें तकनीकी रूप से 10 साल के लिए अस्थायी एलीट शिष्य माना जाएगा। जब दशक बीत जाएगा तो आपके साथ भी बाकी सभी लोगों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। सेंचुरी डिसिपल्स ग्रैंड मैच में शामिल होने से प्राप्त रैंकिंग ही आपकी एलीट के रूप में रैंकिंग और दर्जा आधिकारिक तौर पर स्थापित करेगी, लिंग फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दूसरे शब्दों में, अगर आप अपनी रैंकिंग में पिछड़ जाते हैं तो आप एलीट शिष्य का अपना दर्जा खो देंगे। पाठकों के लिए फुटनोट, ज़ूमी महामेरु के लिए चीनी शब्द है, जैसे पवित्र पर्वत। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पॉकेट आयामों को महामेरु आयाम क्यों कहा जा रहा है, और मैंने इसके पीछे का कारण जानने के लिए कुछ कहानियां पढ़ी ताकि मैं इसका ज्यादा सटीक अनुवाद कर सकूं, लेकिन त्रुटि 404, मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद ये सिर्फ नाम के लिए है, और उस स्थिति में ज़ूमी आयाम ही सही है। अध्याय 492, किंगलान में स्थल। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। केवल 10 साल। लिंग फैंग जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे बिल्कुल साफ सुना। ये शब्द मानो उनके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। इससे उन शिष्यों के मन में, जो अभी अभी किंगलान की पवित्र भूमि में शामिल हुए थे, अपने भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। लिंग फैंग के शब्दों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। किंगलान के गुप्त क्षेत्र में अपनी परीक्षाओं के दौरान कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, मैग्नम सोलिस से आए हजारों प्रतिभाशाली शिष्यों से मुकाबला करना कठिन होगा। केवल शीर्ष 72 शिष्यों पर ही विचार किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये केवल अस्थायी था जब तक कि कोई बेहतर शिष्य न आ जाए। जिस क्षण कोई किंगलान की पवित्र भूमि में प्रवेश करता है, कटौती शुरू हो जाती है। किंगलान के शिष्य के रूप में अपनी रैंक और स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को 10 वर्षों तक अपने स्वयं के प्रयासों और शक्ति पर निर्भर रहना होगा। जो लोग शेम्यू की तरह शीर्ष 36 में थे, उनका भविष्य दूसरों की तुलना में अधिक क्रूर हो सकता है। आखिरकार पवित्र भूमि की पहली मंजिल पर मौजूद शिष्य ऊपर के शिष्यों को देखकर दंग रह गए। जहाँ तक सैकड़ों की संख्या में मौजूद शिष्यों की बात है, उनमें से सभी शाकाहारी नहीं थे। उनसे यह उपाधि छीनना लगभग असंभव लग रहा था, शायद स्वर्ग जाने से भी ज्यादा कठिन। लिंग फैंग द्वारा कहे गए शब्दों के बाद जैसे ही शी म्यू और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, बड़े शिष्यों ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अरे देखो, भाई लिंग फैंग जिन लोगों को लाए हैं, वे जरूर इस साल के ट्रायल के शिष्य रहे होंगे। हे, ये तो मुंह पर तमाचा जैसा लग रहा है ना? ओह, मानव जाति में से कुछ लोग तो हैं। उफ, इतनी निम्न स्तरीय जाति किंगलान की पवित्र भूमि के योग्य कैसे हो सकती है? लगता है इस सत्र में ऐसा नहीं है। 10 साल बाद मुझे डर है कि मैं बाहर निकल जाऊंगा और चला जाऊंगा। वहाँ कुछ खूबसूरत औरतें भी हैं। अरे, एक छोटी बच्ची भी है। सभी पुराने शिष्य नए लोगों को देखकर शीमू और बाकी लोगों की ओर इशारा करते हुए उनका मूल्यांकन करने लगे। उनकी बातें बहुत अप्रिय थीं। उनमें से कुछ तो मा लौंग, जियांग शुई शुई और कुछ अन्य सुंदरियों को देखे बिना नहीं रह सके। उनके इरादे स्पष्ट थे। पुराने शिष्यों की टिप्पणियां सुनकर कुछ नए शिष्य दंग रह गए। ये बात चीनीजी जैसे अहंकारी व्यक्ति के लिए खासकर एक गंभीर आघात थी। जहां से वह आया था, वहां उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पूजा जाता था। किसी के द्वारा उसे इस तरह आंकना सुनकर उसका खून खौल उठा और माहौल अजीब तरह से तनावपूर्ण हो गया। यदि यह किंगलान की पवित्र भूमि न होती तो वे अब तक अपने हथियार निकालकर हमला कर चुके होते। यहाँ तक कि उस युवा सुसंस्कृत व्यक्ति के चेहरे पर भी थोड़ी उदासी थी। वह इधर उधर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। शीमू, जो खुद भी मानव जाति से था, दूसरों की आलोचनात्मक निगाहों से ऊपर से नीचे तक जांचा जा रहा था। फिर भी वह शांत रहा और उसे जरा भी परवाह नहीं थी। फैंग सिटी में रहते हुए जब उसे पता चला कि वह स्टोन मंकी वंश का है, तो उसे पहले से ही एक गहरा मानसिक आघात लगा था। अपने वंश के कारण उसे दरकिनार कर दिया गया और उसका मजाक उड़ाया गया। उस पल वह लगभग खुद को भूल गया था और गहरे अवसाद में डूबा हुआ था। हालांकि उसकी माँ ही थी जिसने उसे अपना आत्मविश्वास वापस पाने की ताकत दी। कई उतार चढ़ाव और दुखों के बाद सेरुलियन सी स्टार जैसी जगहों से डोंगजुओ महाद्वीप और पूर्वी महाद्वीप के पार, उस दिन तक जब वह उसके पास पहुंचा, वह इंसान नहीं रहा जिसे कभी प्रतिभाशाली माना जाता था और जिसकी सब प्रशंसा करते थे। उस समय उस पर फेंके गए आलोचनात्मक शब्दों की तुलना में अब उसे कुछ भी परेशान नहीं करता था। वह अंदर ही अंदर जानता था कि अपनी असली ताकत साबित करने से ही दूसरों का मुंह बंद हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी कहना खोखले शब्दों के अलावा कुछ नहीं था। चाहे वह सेरुलियन सी स्टार हो या मैग्नम सोलिस और यहाँ तक कि किंगलान जैसी साधना का पवित्र स्थान हो, सब एक जैसा ही था। साधना केवल मार्शल आर्ट की साधना नहीं है। साधना जितनी ऊंची होगी, हृदय की साधना पर उतना ही अधिक ध्यान देना चाहिए। क्रोध और अन्य विकर्षणों से भ्रमित न हो। एक बार यह हृदय पर आक्रमण कर गया तो भविष्य में इसका कोई लाभ नहीं होगा, लिंग फैंग ने सलाह दी। ये कथन सुनकर चीनीजी और अन्य लोग जो पहले बड़े शिष्यों को घूर रहे थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ और उन्होंने अपनी नजरें वापस लिंग फैंग की ओर घुमा लीं। सिखाने के लिए धन्यवाद, भाई लिंग फैंग। इस समय शी म्यू के दिल में ऐसे शब्द किसी रहस्योद्घाटन की तरह लग रहे थे। मेरे साथी भाइयों, चलो चलें। लिंग फैंग ज्यादा देर तक नहीं रुका और जल्द ही बाकी लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वह सभी को रहस्यमयी सीढ़ी से बाहर निकालकर पत्थर के जंगल को पार करते हुए एक विशाल नीले पत्थर के द्वार पर ले गया। पत्थर का द्वार 20 फुट ऊंचा और 10 फुट से ज्यादा चौड़ा था। उसके ऊपर एक विशाल पत्थर की पट्टिका लगी थी जिस पर पवित्र आत्मा मंडप लिखा था। पत्थर के दरवाजे के बीचों बीच पानी की एक लहर थी जो दूर से नीले प्रकाश के पर्दे जैसी लग रही थी।
बीच बीच में लहरें नीचे की ओर आती, जिससे उसमें एक रहस्यमय एहसास पैदा होता। कुछ समय में किंगलान की पवित्र भूमि के वस्त्र पहने लोग प्रकाश की किरण से अंदर और बाहर आते जाते दिखाई देते थे। शी म्यू की नजर पत्थर की पट्टिका पर टिकी रही। कुछ देर तक गौर करने के बाद वह मोटे तौर पर अंदाजा लगा सका कि यह छोटी सी जगह कहाँ है। इस पट्टिका को देखो, तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि अंदर क्या है। ये सच है कि किंगलान की पवित्र भूमि यहीं अपनी उत्कृष्ट कृतियां संग्रहित करती है। ये तुम्हारी भविष्य की साधना की कुंजी होगी। अब मेरे साथ आओ, लिंग फेंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। सबकी आंखें चमक उठीं और स्वाभाविक रूप से वे शांत हो गए। शी म्यू भी सबके साथ पत्थर के गेट से अंदर चला गया। उसका शरीर हल्का हो गया था। अंदर आते ही उसने कुछ बार इधर उधर देखा और अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। इस जगह में न आसमान था न जमीन। पूरा स्थान नीली रोशनी से भरा था और उसमें अनगिनत बड़े छोटे चौकोर सफेद जेड पत्थर लटके हुए थे। यह अव्यवस्थित लग रहा था, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि हर एक के अपने नियम थे। ये स्लेट के टुकड़े छोटे नहीं थे। बड़े टुकड़े एक वर्गाकार खेत जितने बड़े थे, जबकि छोटे टुकड़े 7 फुट के थे। स्लेट पर बड़ी बड़ी किताबों की अलमारियां थीं और वे किताबों, जेड, बांस की पट्टियों आदि से भरी हुई थीं। प्रत्येक शेल्फ पर कम से कम हजारों पुस्तकें थीं और वे सभी विभिन्न प्रतिबंधित किरणों से ढकी हुई थीं। इस जगह में कितनी सफेद पट्टियां थीं, ये ठीक ठीक पता नहीं था, लेकिन किताबों की अलमारियों के ऊपर उनकी संख्या अनगिनत थी। अगर कोई हिसाब लगाने पर जोर दे कि उनमें कितनी किताबें थीं, तो उनकी संख्या हजारों में होगी। शी म्यू भी एक जानकार व्यक्ति थे। इस समय उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि उनका जबड़ा खुला रह गया और उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। विशाल स्थान शांत था, ज्यादा आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। स्लेट पर बस कुछ शिष्यों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन वे बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें डरा न दे। मैग्नम सोलिस के 3 प्रमुख साधना स्थलों के योग्य इतनी सारी शास्त्रीय पुस्तकें। शी म्यू ने गहरी सांस ली, अपने दिल की धड़कन के साथ खुद को शांत करने की कोशिश की। इस पवित्र अनुष्ठान के स्थान पर सभी पुस्तकें हैं। इसमें लगभग सभी प्रकार के व्यायाम और शास्त्रीय विद्याएं शामिल हैं जो दुनिया भर में प्रचलित हैं। विधि विधानों का गहन अध्ययन किया गया है, यहाँ तक कि श्वास लेने और शोधन की कुछ सतही विधियों का भी। मुक्केबाजी, तलवारबाजी और युद्ध कलाओं का भी वर्णन है। इसके अलावा तारों की दुनिया के प्रमुख तारों के बारे में भी कुछ जानकारी है, जैसे मानव भूगोल की पुस्तकें भी कमोबेश इसमें शामिल हैं। ये पूर्वजों से हैं। अनगिनत पूर्वजों ने लाखों वर्षों की कड़ी मेहनत की है। लिंग फेंग ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। उसे इस बात पर बहुत गर्व हो रहा था। शी म्यू ने ये सुना और एक गहरी सांस ली। ये बहुत बड़ी राहत की बात थी। ये कहना अविश्वसनीय था कि इसमें दुनिया भर में प्रसारित सभी क्लासिक साहित्य शामिल थे। शायद उसे यहाँ फीनिक्स कबीले के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल जाए। शी म्यू ने मन ही मन सोचा, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन किंगलान की पवित्र भूमि इतने विशाल संग्रह के मामले में पूरे मैग्नम सोलिस में दूसरे नंबर पर आती है। अगर कोई पहला स्थान है तो वो है। लिंग फेंग खिलखिलाकर हंसा। ये कहते हुए उसका आत्मविश्वास अतुलनीय था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। इस कुल की साधना उत्कृष्ट और अपरंपरागत है। 3 प्रमुख युद्ध कलाएं यह नहीं कहती कि शीर्ष 10 नगर और संप्रदाय भी पवित्र व्यवस्था के दायरे को तोड़कर पौराणिक अवस्था तक पहुंच सकते हैं। लिंग फेंग ने आगे कहा। दर्शकों में से प्रत्येक ने ये सुना और उनके चेहरों पर उत्साह झलकने लगा। 10 प्रमुख नगरों और संप्रदायों की पवित्र 3 महान रचनाएं। ये शब्द लोगों को बहुत पसंद आए। यहाँ तक कि झाओ वेई, किंग झांटियन, जीहे और अन्य लोगों के चेहरे पर भी उत्साह की झलक दिखी। हालांकि शी म्यू की भावनाएं अपेक्षाकृत शांत थीं, चूंकि उन्होंने 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के नाम से जानी जाने वाली पवित्र 3 महान कृतियों में से एक की साधना शुरू कर दी थी, इसलिए उन्हें अन्य तकनीकों में ज्यादा रुचि नहीं थी। भाई लिंग फेंग, मैं देख रहा हूँ कि इन किताबों की अलमारियों पर पाबंदियां लगी हैं। अगर मैं इन्हें देखना चाहूँ तो क्या होगा? क्या इसके लिए कोई शुल्क लगेगा? किंग झांटियन ने अचानक पूछा। यहाँ पुस्तकों तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता जुवानलिंग पॉइंट के माध्यम से है। लिंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा। शी म्यू की भौहें भ्रम में उठ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे आगे स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हों। लिंग फेंग बोला, जैसे ही उसका एक हाथ फड़फड़ाया, उसकी हथेली में रखे जेड के टुकड़े से अचानक एक हथेली के आकार की छिपकली की आत्मा उभरी और सबके सामने लहराने लगी। यह जेड की छिपकली आत्मा है। बाद में सभी को एक एक टुकड़ा दिया जाएगा। ये छिपकली आत्मा इसमें संग्रहित होगी और वे रक्त से बंधी हुई हैं। इसलिए केवल आप ही इसका उपयोग कर सकते हैं और इसे किसी और को आपकी ओर से उपयोग करने के लिए निजी तौर पर नहीं दिया जा सकता। इसका उपयोग न केवल पवित्र आत्मा मंडप में बल्कि जुवानलिंग टॉवर में भी कई जगहों पर किया जाता है। इसका उपयोग औषधीय जड़ी बूटियां और स्वर्गीय खजाने खरीदने के लिए भी किया जाता है। सभी ने लिंग फेंग की हथेली पर रहस्यमय आत्मा को देखा और सिर हिलाया। हालांकि झाओ वेई, ची नीजी, किंग झांटियन और कुछ अन्य लोग इससे हैरान नहीं दिखे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से ही इस बारे में पता था। इसके अलावा पवित्र आत्मा मंडप भी जुवानलिंग टॉवर का मुख्य स्थान है। यह वह स्थान है जहां से किंगलान की पवित्र भूमि के 5 मंजिला स्थान तक बिना किसी सीमा पार संपर्क के पहुंचा जा सकता है। सावधान रहें कि कोई विवाद न हो ताकि उच्च पदस्थ लोगों को ठेस न पहुंचे, लिंग फेंग ने कहा और उसकी अभिव्यक्ति अचानक दृढ़ और गंभीर हो गई। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, भाई लिंग फेंग। सभी ने शब्दों और स्वर में परिवर्तन को सुना और एक साथ सहमति में सिर हिलाया।
लिंग फेंग अधिक देर तक नहीं रुका और जल्द ही भीड़ को फिर से दूसरे स्थान पर ले गया। वहां अनगिनत लकड़ी के तख्ते थे, उन पर किताबें नहीं बल्कि अनगिनत तलवारें और अजीबोगरीब हथियार रखे थे। ये किंगलान की पवित्र भूमि का डस्क आर्मरी था जो आत्मिक हथियारों के शोधन और बिक्री में विशेषज्ञता रखता था। अध्याय 493 जुवानलिंग बिंदु। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शी म्यू की नजर मंडप पर पड़ी तो वह दंग रह गया। यहाँ रखी सभी वस्तुएं मूलतः आत्मिक हथियार थीं और कोई भी हथियार वहाँ नहीं था। कुछ गहरी अलमारियों पर पाबंदी थी और उनमें रखे हथियार चमक रहे थे। हालांकि प्रतिबंध लगा दिया गया लेकिन इससे आभा में उतार चढ़ाव नहीं रुका। यह एक महान हथियार है। उसने आश्चर्य से गहरी सांस ली। जब वह सेरुलियन सी स्टार में थे तो उन्होंने पहले ही कुछ प्रसिद्ध हथियार देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी हथियार को सीधे वस्तु के रूप में बेचा हुआ देखा। बाकी लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ लोग उत्साह में एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। लिंग फेंग ज्यादा देर तक नहीं रुका और जल्द ही सभी को वहां से ले गया। संध्या शस्त्रागार से निकलने के बाद लिंग फेंग उन्हें स्वर्गीय मंदिर तक ले गया। ऊपर आसमान में तारे बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। दूर से देखने पर बड़ी बड़ी परछाइयां इधर उधर दौड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। शी म्यू को आश्चर्य हुआ कि वहां स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई अत्यंत प्रबल और समृद्ध थी। ऐसा लग रहा था मानो आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की आभा उसी एक स्थान पर स्थिर हो गई हो। ये स्वयं को साधना के लिए एक उपयुक्त स्थान होगा। बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ये स्पष्ट था कि वे सभी एक जैसा ही महसूस कर रहे थे। स्वर्गीय तीर्थस्थल अनंत तारों वाले आकाश से तारों की ऊर्जा एकत्रित करता है। ये तारा क्षेत्र आयाम में अराजकता का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। तीर्थस्थल के रखवालों से विशेष अनुमति लेकर यहाँ प्रशिक्षण दिया जा सकता है, लिंग फेंग ने कहा। एक बार फिर सब चौंक गए। उनमें से कई लोगों ने तुरंत ही जो भी शक्ति वे उस समय ले सकते थे उसे ग्रहण करना शुरू कर दिया। ये भी स्पष्ट था कि उन्हें लिंग फेंग से और किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। अगली बार जब वे यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें जुवानलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए काफी खर्च करना पड़ेगा। हालांकि उन्हें ज्यादा देर तक रुकने की इजाजत नहीं मिली। शी म्यू और दूसरे नए शिष्यों ने बस कुछ ही पल बिताए और लिंग फेंग उन्हें एक बार फिर ले गए। इसके बाद सभी लोग उस छड़ की दुकान पर गए जहाँ तरह तरह की औषधीय जड़ी बूटियां, सभी महाद्वीपों से प्राप्त खजाने और दुर्लभ खनिज मिलते थे जो मिलना मुश्किल था। इससे शी म्यू की आंखें सचमुच खुल गईं। आखिरकार उसे पता चल गया कि किंगलान की पवित्र भूमि किस लिए है और कैसे यह मैग्नम सोलिस का अभयारण्य बन गई। शिमू की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने पहले जितने भी संप्रदाय देखे थे उनमें से कोई भी किंगलान की पवित्र भूमि के बराबर नहीं था। स्वर्ग पार अमर पंथ जैसे छोटे समूह की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता था। ये खेती के लिए असली जगह थी। आधे दिन बाद सभी लोग गोलाकार गलियारे में चल पड़े। गलियारे के चारों ओर एक पारदर्शी अवरोध से अलग ऐसा लग रहा था जैसे गहरे समुद्र की तलहटी में कोई दृश्य हो। बीच बीच में अलग अलग आकार के विशालकाय जानवर दिखाई दे रहे थे। हालांकि गलियारे में मौजूद लोगों को वे अदृश्य लग रहे थे। मेरे भाइयों, चूंकि आपने इतनी सारी जगहें देखी हैं तो अब तक आपको किंगलान की पवित्र भूमि के बारे में स्पष्ट जानकारी हो गई होगी, है ना? लिंग फेंग ने सवाल किया। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वहां हर जगह घूमने के बाद उन्हें किंगलान के बारे में एक मोटी मोटी समझ हो गई थी। अगर उन्हें निकट भविष्य में कुछ करना हो तो उन्हें पता होगा कि कहाँ जाना है। हालांकि अब आप सभी पवित्र भूमि का हिस्सा हैं, फिर भी यहाँ अपनी साधना में निपुणता हासिल करना आसान नहीं है। आपको युद्ध कला, औषधीय सामग्री, यहाँ तक कि स्वर्गीय तीर्थस्थल में ध्यान लगाने के लिए भी भुगतान करना होगा। भाई लिंग फेंग, अगर ऐसा है तो हम अंक कैसे कमा सकते हैं? कृपया हमें समझाएं। झाओ जी, जो इतने समय से चुप थे, अचानक पूछा। अन्य लोगों ने देखा। शुवानली पॉइंट अर्जित करने के कई तरीके हैं। अगर आपके पास कुछ कीमती औषधियाँ, खनिज पदार्थ या जादुई हथियार हैं तो आप उन्हें पॉइंट के बदले में विभिन्न स्थानों पर बेच सकते हैं। कन्वेंशन पवेलियन से कार्य स्वीकार करके भी पॉइंट अर्जित किए जा सकते हैं। यदि आप कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको पुरस्कार के रूप में अतिरिक्त पॉइंट दिए जाएंगे। आप अपने पास मौजूद स्पिरिट स्टोन्स को पॉइंट के बदले में भी बदल सकते हैं। हम इन्हें स्पिरिट स्टोन्स के बदले में दे सकते हैं। ये तो बढ़िया है। क्या ये पूछना ठीक रहेगा कि विनिमय दर कितनी होगी? ये सुनकर कुछ लोग अचानक खुश हो गए और पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। वहां उपस्थित अधिकांश लोग उच्च पद पर नहीं थे और उनके पास अधिक आत्मिक पत्थर भी नहीं थे। लिंग फेंग ने ये सुना और उसके मुंह पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। अगर आप स्पिरिट स्टोन्स का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि केवल सबसे अच्छे परिष्कृत स्पिरिट स्टोन्स को ही पॉइंट्स के बदले बदला जा सकता है। वे केवल जुवानलिंग टॉवर के सबसे अच्छे स्पिरिट स्टोन्स को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए अगर आप मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो ये बेकार है, लिंग फेंग ने लापरवाही से कहा। इन शब्दों ने उनके चेहरों पर कुछ देर पहले आए मुस्कान को फीका कर दिया। केवल उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का आदान प्रदान प्रतिबंधित था, जबकि मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को पहले से ही मूल्यवान माना जाता था। बेशक अगर आपके पास उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पर्याप्त मात्रा में है तो मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का कोई फायदा नहीं है। जुवानलिंग टॉवर के भीतर एक मंदिर है। आप अपने मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से बदलकर पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की विनिमय दर सबसे अच्छी होती है, लिंग फेंग ने कहा। शी म्यू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसके पास जो स्पिरिट स्टोन थे वे कुछ साल पहले ही खत्म हो चुके थे। ये शक था कि उसके पास जो स्टोन थे उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकेगा।
अन्य आत्मिक हथियारों और सामग्रियों का अभी भी अनुमान लगाया जा सकता है, हालांकि उसके द्वारा अर्जित अंकों से उन्हें खरीदना भी सीमित होगा। भाई लिंग फैंग, अगर हम स्वर्गीय तीर्थस्थल में साधना करना चाहते हैं तो इसके लिए कितने अंक चाहिए? भीड़ में से एक स्पष्ट आवाज उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि जियांग शुई की आवाज थी। स्वर्गीय तीर्थस्थल के लिए निचले शिष्यों को प्रतिदिन 3 अंकों की आवश्यकता होगी, जबकि शीर्ष शिष्यों को केवल 2 अंकों की आवश्यकता होगी। जियांग शुई का जवाब सुनकर चेहरा पीला पड़ गया। आसपास के शिष्य आपस में झगड़ने लगे। हालांकि मंदिर स्वर्ग और पृथ्वी की आभा से भरपूर था, लेकिन वह महंगा था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो नए शिष्य हैं उनमें से प्रत्येक को मुफ्त में 100 अंक दिए जाएंगे। 36 या उससे ऊपर की रैंक वाले शिष्यों को हर महीने मुफ्त अंक मिलेंगे। आप सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। बाकी सब आप पर निर्भर है। सबने सुना और सोच विचार कर सिर हिलाया। कुछ शिष्यों को ये बात दिलचस्प लगी। हालांकि शीर्ष शिष्यों को हर महीने अंक दिए जाते थे, लेकिन अगर कोई उन्हें स्पिरिट स्टोन के अनुसार इस्तेमाल करे तो वह सर्वश्रेष्ठ उच्च श्रेणी के स्टोन के बराबर होगा। जैसे जैसे शाम होने लगी, सभी लोग लिंग फैंग के पीछे पीछे उस स्थान पर पहुंचे जो जुवानलिंग टावर से कुछ ही दूरी पर था, जो ऊंचे जंगल में मजबूती से खड़ा था। मेरे भाइयों और बहनों, यह वह सेवा भवन है जो किंगलान की पवित्र भूमि के सभी शिष्यों के जीवन का प्रबंधन करता है। आज का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो गया है। मेरे साथ आइए, लिंग फैंग ने सभी से कहा। आखिरकार वह पहले अंदर गया और बाकी लोग एक दूसरे के पीछे पीछे आगे बढ़ते गए। शी म्यू अंदर आया और उसकी नजर हॉल पर पड़ी। हॉल का साज सज्जा बहुत सादा था। दोनों तरफ कई आबनूस रंग की किताबों की अलमारियां थीं जिन पर नीले और स्लेटी रंग के बक्से रखे थे। हॉल के बीच में दोनों तरफ बक्सों और कुर्सियों की एक लंबी सूची थी। शी म्यू की नजर बाईं ओर कुर्सी पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जिसने हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। बूढ़ा आदमी आंखें बंद किए हुए था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। माहौल इतना शांत था कि यह बताना मुश्किल था कि वह किस स्तर पर था। एल्डर होंग, नए शिष्य आ गए हैं। लिंग फैंग ने अपनी कमीज ठीक की और हाथ उचका दिया। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और लिंग फैंग की आंखों में देखा, अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये सेवा भवन के प्रभारी एल्डर हैं। इसके बाद आप सभी एल्डर्स द्वारा की गई व्यवस्था का पालन करेंगे। लिंग फैंग ने सभी से कहा। ये सम्मान की बात है। सभी ने अभिवादन किया और सम्मान में झुके। बड़े हो, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब मैं विदा लेता हूँ। लिंग फैंग ने बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन किया और मुड़कर हॉल से बाहर चला गया। लिंग फैंग के जाने के बाद एल्डर हो ठंडे और उदासीन लग रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वे अचानक भीड़ से दूर चले गए। जैसे ही एल्डर हो की नजरें इधर उधर घूमी, वहां मौजूद सभी लोग बेहद असहज महसूस करने लगे। यहाँ तक कि किंग झांगटियन और बाकी लोग भी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। तनावपूर्ण माहौल में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह एक मांसपेशी भी हिला सके। इस समय बूढ़े आदमी ने अचानक पूछा, झाओ जी कौन है? इस कथन के साथ सभी का ध्यान परिष्कृत मानव युवाओं की ओर गया। वह मैं ही होऊंगा। युवक रास्ते से हट गया और मुस्कुराते हुए बोला। शिम्यू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। जैसे ही एल्डर हो की नजर झाओ जी पर पड़ी, शिम्यू ने अपनी आंखों से एक शक्तिशाली शक्ति निकाली। ये शक्ति इतनी चतुराई से गिर रही थी कि सिर्फ झाओ जी पर ही पड़ रही थी। उसके आसपास के लोग इसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। अगर शिम्यू इतना शक्तिशाली न होता तो इस शक्ति को दूसरों से छिपाना मुश्किल होता। प्रलोभन बस कुछ ही पलों तक रहता था। जैसे ही दबाव कम होता, वह पलक झपकते ही गायब हो जाता। पूरी प्रक्रिया के दौरान झाओ जी नाम का ये युवक सहज दिख रहा था, मानो उसे कोई दबाव महसूस ही न हो। तनाव के बावजूद उसकी भौहें भी नहीं सिकुड़ी। ठीक है, बुरा नहीं है, एल्डर हो ने संक्षेप में कहा और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि यह मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। उसने अपनी हथेली घुमाई और नीले रंग का एक रत्न उसके सामने प्रकट हो गया। एल्डर हो ने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से कुछ हरकतें की और धीरे से एक रहस्यमय मंत्र पढ़ा। उन्होंने अपनी उंगलियों से जेड की ओर इशारा किया। जब नीली रोशनी जेड में प्रवेश करती तो वह धीरे धीरे घूमता। सफेद रोशनी बाहर निकलती और हवा में एक विशाल प्रकाश पर्दा फैल जाता। शिम्यू की नजरें घनीभूत होकर प्रकाश के पर्दे पर पड़ीं। सफेद रोशनी में एक नक्शा देखकर वह चौंक गया। अध्याय 494, गुफा निवास। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद। शिम्यू को भीड़ के सामने पेश किए गए नक्शे पर हैरानी हुई। इसे एक कलाकार ने बड़ी बारीकी से बनाया था। नक्शे का हर इंच बारीकी से बनाया गया था, जिसमें जंगल कितने घने थे और उनके अंदर कितने घर थे ये भी शामिल था। पहाड़, नदियाँ, पेड़ और महल, सब में मानो अपना जीवन था। यहाँ तक कि वह रहस्यमयी सफेद मीनार भी, जिसमें वे थे, उसका आकार 1000 गुना छोटा हो गया था और वह अपनी पूरी भव्यता के साथ सबके सामने था। शिम्यू और अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए और अपनी आंखें बड़ी करने लगे तथा नक्शे पर आगे पीछे देखने लगे। ये पीले चरण क्षेत्र का समग्र स्थलाकृतिक मानचित्र है। वानपिंगयुआन का पश्चिमी भाग आपका भावी निवास क्षेत्र है। मानचित्र पर पीला क्षेत्र वह स्थान होगा जहां आप सभी रहेंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी निवास स्थान चुन सकते हैं, एल्डर हो ने कहा। ये सुनकर सबने उस जगह की ओर देखा और एक रोशनी चमकती हुई देखी। उनमें से 1000 से ज्यादा पीली थी, जबकि हरी रोशनी सिर्फ सैकड़ों में थी।
कहने का तात्पर्य यह है कि जिले में 1000 से अधिक स्थान थे, लेकिन उनके पास चुनने के लिए केवल कुछ 100 ही थे। अब परीक्षणों के परिणामों के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को अपनी पसंद के अनुसार अपना पसंदीदा निवास स्थान चुनने का अवसर मिलेगा। आप सभी अपनी आत्मिक इंद्रियों को उस स्थान पर छोड़ दें जहां आप जाना चाहते हैं। संबद्ध सेवकों की संख्या और उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला आध्यात्मिक क्षेत्र, जिनमें उनके द्वारा निर्मित कुछ विशेष आध्यात्मिक वस्तुएं भी शामिल हैं, भी विस्तार से चिन्हित किया जाएगा। एक बार आपका मन बन जाने पर वह स्थान हरे से पीले रंग में बदल जाएगा और आगे कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। समझे? समझ गया, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। झाओ जी, आप पहले हैं, आइए और चुनिए, एल्डर होंग ने कहा। झाओ जी ने राहत की सांस ली और रोशनी की ओर चल पड़े। उन्होंने अपनी नजरें नक्शे पर घुमाईं, अपनी आत्मिक अनुभूति को मुक्त किया और सावधानी से अपना निवास स्थान चुना। कुछ ही समय में वह सेवानिवृत्त हो गए और स्पिरिट माइन के निकट स्थित गुफा निवास का प्रकाश बिंदु पीला हो गया। इस निवास में केवल लगभग 600 सेवक थे और यह क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। यहाँ एक अनमोल आत्मा की खान थी जो विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक औषधियाँ उत्पन्न करती थी। सभी क्षेत्रों में यहाँ जड़ी बूटियाँ सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में थीं। एल्डर होंग झाओ जी के निर्णय और सटीक दृष्टि से प्रभावित हुए। इसके बाद किंग झांगटियन भी अपनी आत्मिक इंद्रिय से ऊपर देखने के लिए आगे बढ़ा। उसने झाओ जी से लगभग 2 गुना समय लिया और अंततः उसने एक ऐसा निवास चुना जो झाओ जी के निवास से ज्यादा दूर नहीं था। हालांकि वहां 2000 से ज्यादा सेवक मौजूद थे और आध्यात्मिक भूमि का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर जितना विस्तृत था। क्षेत्र के अन्य निवासों की तुलना में इसकी संख्या और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था। उनके बाद शीर्ष शिष्य एक एक करके अपना निवास स्थान चुनने के लिए आगे बढ़े। जब अंततः शिम्यू की बारी आए तो मानचित्र पर हरी बत्ती लगभग 1/3 कम हो गई थी। उन्होंने आवास चुनने में बहुत कम समय लगाया क्योंकि उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। दूसरों को आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपनी पसंद पर ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि यह उनका अपना घर था। वास्तव में आधे घंटे पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें किसे चुनना है। शिम्यू द्वारा चुना गया गुफा निवास पेनेशिया के बगीचे से बहुत दूर स्थित था। ये बहुत दुर्गम था और इसमें केवल लगभग 300 सेवक ही कार्यरत थे। जिस आध्यात्मिक भूमि पर यह निवास करता था वह केवल 100 मील दूर थी। उस क्षेत्र के आसपास केवल एक ही आध्यात्मिक फव्वारा और कुछ अमृत उत्पन्न होते थे। नक्शे पर बचे हुए दर्जनों गुफा निवासों में से ज्यादा खजाना या संसाधन नहीं थे। फिर भी शिम्यू का दूसरों की जरूरतों को जानबूझकर नजरअंदाज करना अच्छा ही था। मा लोंग शिम्यू के चुनाव से कुछ हैरान थीं, यहाँ तक कि उन्हें लगा कि शिम्यू को शिष्य बनाना शर्म की बात है। उन्होंने उन्हें सवालिया निगाहों से देखा। जी हे भी सवाल पूछने को उत्सुक थे। हालांकि शिम्यू ने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे खुद ही वहां से चला गया। लू जिंग के पास से गुजरते हुए शिम्यू ने अपने चेहरे पर ढनके हरे कपड़े के नीचे से एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनी, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। वह भीड़ की ओर वापस चलता रहा और अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। तभी शिम्यू ने देखा कि झाओ जी नाम का एक सभ्य युवक उसे घूर रहा था। शिम्यू समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसा भाव दिखा रहा है, लेकिन उसे असहजता महसूस हो रही थी। ट्रायल के बीच में ही शिम्यू के एक बड़े झगड़े की वजह से लोगों ने उसकी तरफ से आंखें मूंद लीं। जब भी कोई उसे देखता तो उसे बेचैनी महसूस होती। 15 मिनट बाद 108वें स्थान पर रहने वाला शिष्य भी निराश होकर भीड़ में वापस चला गया। उसके लिए केवल 4-5 स्थान बचे थे और संसाधन परिचारक भी असंतोषजनक थे। गुफा निवास में चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। इस बिंदु पर अंततः निर्णय का समय आ गया था। एल्डर होंग ने हाथ हिलाकर हवा में लटके नक्शे की रोशनी वाले पर्दे को हटा दिया। एक बार फिर उनके एक हाथ की हथेली से अचानक नीली धूसर रोशनी का एक समूह जगमगा उठा। उनकी आस्तीन के एक झटके से रोशनी की 12 किरणें उड़कर सबके हाथों में गिर पड़ीं। उसी समय उसकी आवाज सबके कानों में गूंजने लगी। यह जुवानलिंग टोकन और किंगलान का मैनुअल है। कृपया इसे अच्छी तरह संभाल कर रखें। जैसे ही रोशनी कम हुई, शिम्यू के हाथ में हवा से एक चौकोर डिब्बा प्रकट हुआ। जब उसने उसे खोला तो उसमें हथेली के आकार का एक नीला जेड और पन्ना जेड का एक रोल दिखाई दिया। हरा जेड किंगलान की एक पुस्तिका है जिसमें किंगलान की पवित्र भूमि में अभ्यास के कई नियम और संहिताएं दर्ज हैं। अगर किसी को किसी बात पर संदेह है तो वह इस पुस्तिका से उत्तर पा सकता है। इसके अलावा जेड के अंत में पीले क्षेत्र का एक विस्तृत मानचित्र भी है। जब आपको वह लक्ष्य न मिले जहां आप जाना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। शिम्यू ने जेड पर्ची पर एक संक्षिप्त नजर डाली और उसे नीचे रख दिया। फिर सियान जेड कार्ड उठाया। जब लिंग फैंग ने टोकन निकाला तो उसने उसे सबके सामने यूं ही पास कर दिया, इसलिए वह उसे साफ नहीं देख पाया। अब तक वह जेड के इस टुकड़े को देख पा रहा था जो किंगलान में उसके भविष्य के अभ्यास के लिए जरूरी था। जुवानलिंग दीवार एक साधारण जेड कार्ड जैसी लग रही थी। उस पर कोई सुंदर पैटर्न नहीं था और न ही कोई रोशनी निकल रही थी। साथ ही मैट उंगलियों जैसा खुरदुरापन भी था। संक्षेप में वह बहुत साधारण लग रही थी। शिम्यू ने अपनी आत्मिक अनुभूति की एक झलक जेड में छोड़ी, लेकिन उसे जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। एक भी आध्यात्मिक शक्ति महसूस नहीं हो रही थी, मानो वह बस एक पत्थर हो, एक और मृत वस्तु। शिम्यू के अलावा अन्य लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि उनके चेहरों पर अजीब तरह से अलग भाव थे। सबसे पहले आपको रक्त का एक बूंद जुवानलिंग दीवार में डालना होगा ताकि रक्त संबंध स्थापित हो सके। बुजुर्गों की आवाज फिर से सुनाई दी। शिम्यू ने शब्द सुने और तुरंत अपनी उंगलियों पर खून की एक बूंद जमाकर उसे सियान जेड पर टपका दिया।
जैसे ही रक्त दीवार के संपर्क में आया उसने तुरंत उसे अवशोषित कर लिया और लाल प्रकाश से प्रकाशित हो गया। शी म्यू ने देखा कि रक्त की बूंदें जेड के अंदर तक पहुंच गई थीं और धीरे धीरे एक लाल पत्ते के रूप में फैल गईं। उसी समय बाकी लोगों ने एल्डर होल के निर्देश का पालन किया और वैसा ही किया। रक्त बंधन स्थापित होने के बाद इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह आपकी निजी संपत्ति है। अगर कोई इस पर अपना खून टपकाकर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश भी करे तो भी यह प्रतिक्रिया नहीं देगा और इस पर असली मालिक का नाम अंकित रहेगा। एल्डर होल ने आगे कहा क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से ज्यादातर लोग पहले ही रक्त बंधन पूरा कर चुके थे। शी म्यू ने एक लाल बत्ती की ओर इशारा किया और तेजी से जेड की ओर बढ़ गया। जेड की दीवार पर लगे लाल पत्ते के बीच का हिस्सा अचानक चमक उठा और उस पर उसका नाम लिखा हुआ था। साथ ही उनके नाम के नीचे एक सुनहरा अंक और उस पर 100 लिखा था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। लेन देन पूरा करने की व्यवस्था करने के बाद एल्डर होल ने आदेश दिया। धन्यवाद एल्डर होल। तभी एल्डर होल नए शिष्यों के आने से पहले जहां वे बैठे थे वहां चले गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर चुपचाप वहीं बैठ गए। बाकी शिष्यों ने कुछ नहीं कहा। सेवा भवन से विदा होने के बाद 108 नए शिष्य जंगल में पहुंचे और रुके नहीं। उन्होंने अपनी गाड़ियों को आवाज दी और वे पश्चिम की ओर उड़ती हुई रंग बिरंगी रोशनी की धारा में बदल गईं। जब सभी लोग पेनिशिया गार्डन के ऊपर से उड़कर निकले तो उन्हें अपने निवास पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। झाओ जी की रोशनी हवा में उड़ते हुए एक सफेद बादल जैसी थी, जैसे बल नीचे गिर रहा हो। भाई झाओ जी, कृपया थोड़ी देर रुकें। विभिन्न राक्षस जातियों के कई सदस्य उसका पीछा कर रहे थे। क्या है? झाओ जी ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं आमतौर पर भाई झाओ जी की बहुत प्रशंसा करता हूँ और मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में साथ में समय बिता पाएंगे। नहीं, मैं कभी भी तुच्छ रिश्ते या बंधन नहीं बनाता। झाओ यी ने हाथ हिलाकर उस आदमी की बात ठंडेपन से काट दी। वह मुड़ा और अपने घर की ओर चल पड़ा। जो लोग शुरू में झाओ जी के पास आना चाहते थे उन्हें इस बात पर अफसोस हुआ कि यह उनके इच्छित तरीके से नहीं हुआ और उन्होंने अपना ध्यान किंग झांगटियन की ओर स्थानांतरित कर दिया। किंग झांगटियन कोई ठंडा इंसान नहीं था। जो भी उसके पास आता उससे बात करके उसे बहुत खुशी होती थी। बेशक कुछ ऐसे भी थे जो ची मीजी जैसे अन्य शीर्ष शिष्यों के पास गए थे, हालांकि उनकी संख्या किंग झांगटियन जितनी नहीं थी। थोड़ी देर बाद किंग झांगटियन निवास पर पहुंचे और वापस जाने से पहले शी म्यू और अन्य लोगों का अभिवादन किया। ची मीजी की आंखों में किंग झांगटियन की पीठ पर घूरते हुए क्रोध की कोई कमी नहीं थी। जाहिर है वह अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर लू जिंग धुंध से घिरा हुआ था। सभी शिष्यों में उसका स्थान 10वां था, फिर भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी और कभी कभी वह बिना किसी अच्छे इरादे के शी म्यू की ओर मुड़ जाता था। शी म्यू के पास 2 शिष्य खड़े थे। ये कोई और नहीं बल्कि मा लॉन्ग और जी हे थे, जो एक छोटी बच्ची जैसे लग रहे थे। शी म्यू का उन दोनों महिलाओं के प्रति रवैया बहुत रूखा था। उनके सवालों का जवाब हमेशा एक वाक्य में ही मिलता था। दिन के अंत में मा लॉन्ग और जी हे बहुत खुश थे। दोनों ने एक दूसरे को अपने निवास के बारे में बताया और अक्सर साथ घूमने फिरने पर सहमत हुए। अध्याय 495 कुई हुआन नामक नौकर। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद। किंगलान मैनुअल में दिए गए नक्शे के अनुसार यात्रा करते हुए सभी लोग अलग हो गए और अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। दिन के अंत में केवल शी म्यू ही दक्षिण पश्चिम की ओर चल पड़ा, एक अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्र की ओर जहां उसका निवास स्थान था। अधिकांश भूभाग समतल था और हर जगह घने जंगल दिखाई देते थे। प्रत्येक शिष्य का निवास हरियाली से घिरा हुआ था। जैसे जैसे वह पश्चिम की ओर बढ़ता गया लोगों के घर कम होते गए। पहले की तुलना में ये थोड़ा उजाड़ सा लग रहा था। शी म्यू हरे पंखों वाली उड़ती गाड़ी पर सवार था और उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तथा पूरे समय वह सहज दिखाई दिया। आधे घंटे की उड़ान के बाद अंततः उसे अपना निवास स्थान मिल गया। यह एक पहाड़ के पीछे नीली ईंटों और स्लेटी टाइलों वाली एक अनोखी इमारत थी। घर में 100 से ज्यादा कमरे थे। मुख्य घर आंगन के सबसे गहरे हिस्से में बौने आकार के पहाड़ से सटा हुआ था। जैसे ही शी म्यू ने तेज रफ्तार से गाड़ी को मुख्य घर वाली खुली जगह पर उतारने का आग्रह किया, ज्यादा नौकर तो नजर नहीं आए, लेकिन कुछ दरवाजे के सामने इंतजार कर रहे थे। युवा गवर्नर, आपका स्वागत है। जैसे ही शी म्यू खुले स्थान पर उतरे उनमें से कुछ लोग आगे आए और उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। गवर्नर। शी म्यू ने ये शब्द सुने और थोड़ा स्तब्ध रह गया। आप इस निवास के गवर्नर हैं। मैं आपका जागीरदार बनूंगा और स्वाभाविक रूप से स्वामी के रूप में आपका सम्मान करूंगा। प्रबंधन के प्रभारी एक मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया। शी म्यू पलटा और उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। युवा गवर्नर, मैं आपका विनम्र सेवक हूँ और सभी स्थानीय मामलों का प्रभारी हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताएं, उस आदमी ने कहा। ठीक है, शी म्यू ने उस व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा। वह आदमी बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन काफी लंबा था। उसका शरीर फर की गेंद जैसा मोटा था और उसने सिर पर एक छोटी सी गोल टोपी पहनी हुई थी जो उसे मजेदार बना रही थी। हालांकि वह स्वर्ग श्रेणी के योद्धा के सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच गया था। स्वर्ग के सर्वोच्च पद पर एक योद्धा होने के बावजूद आप एक सेवक बनने को तैयार हैं? शी म्यू उसकी हर गतिविधि पर गौर करते हुए खुद को अजीब महसूस करने से नहीं रोक सका। ये सभी लोग अलग अलग रंग रूप के थे। जाहिर है कि इनका रक्त संबंध नहीं था, लेकिन ये सभी स्वर्गीय श्रेणी के मध्य और अंतिम चरणों में थे। उनमें से कई पृथ्वी श्रेणी की साधना के प्रारंभिक चरण में योद्धा थे।
पृथ्वी के प्रारंभिक रैंक की एक योद्धा एक लड़की थी जो लगभग 10 साल की लगती थी। नौकरानी के वेश में वह पतली और सुंदर दिखती थी। तुम्हारा नाम क्या है? शिम्यू ने सुंदर नौकरानी की ओर इशारा करते हुए पूछा। कुई हुआन, महिला ने थोड़ा झुककर शांति से उत्तर दिया। शिम्यू ने सिर हिलाया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस पल वह औरत बाकियों से बिल्कुल अलग लग रही थी। उनके बीच एक बेहद अनिच्छा से उदासीनता का भाव था। उसके दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे, पर वह कुछ नहीं बोला। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी कमर में बंधी आत्मा की थैली उतारी। उसकी उंगलियां थैली के किनारे पर टिकी थीं और उसमें से एक सुनहरी परछाई उड़ी। शिम्यू, इतनी देर तक स्पिरिट पेट पाउच में रहने से मौत हो सकती है। जब कई बाहर आया तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। तोता तुरंत उड़कर शिम्यू के कंधे पर बैठ गया और भीड़ को देखने लगा। कुछ ही पलों में शिम्यू ने बताया कि कई परिचारकों ने आगे बढ़कर उसे सब कुछ दिखाया। अब उसे घर के हर कमरे की बनावट और जगह की बुनियादी समझ हो गई थी। कई अन्य अनुचर समय समय पर शिम्यू की ओर सिर हिलाकर अपना परिचय देते रहे, लेकिन कुई हुआन नाम की सेविका ने शुरू से आखिर तक एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस चुपचाप पीछे पीछे चलती रही। कभी कभी शिम्यू को नौकरानी की आंखों में असामान्य रूप से ठंडी और उदासीन नजर भी दिखाई देती थी। वह इस औरत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता था। इस बीच कई ने अब उस इलाके को देख लिया था। कभी कभी कई शिम्यू और अनुचरों की बातचीत के बीच में ही बोल पड़ता था। निवास के मुख्य हॉल में लौटने पर शिम्यू ने अपना ध्यान कई चीजों पर लगाया। चूंकि मैं यहाँ हूँ तो सबसे पहले ये कह दूं, कामकाज पहले जैसा ही चलता रहेगा और आगे कोई बदलाव जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा मेरी इजाजत के बिना कोई भी निवास के मुख्य हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई जरूरी काम हो तो मेरे आत्मिक पशु कई को बता देना, वह मुझे बता देगा। हाँ, यहाँ आने वाली सभी समस्याओं की सूचना मुझे दे दी जाएगी। तुम में से किसी की भी नियम तोड़ने की हिम्मत मत करना। कई ने गर्व से ऊंची आवाज में कहा, मानो वह चीख रही हो। कुछ अनुचरों ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, बल्कि केवल शिम्यू की आंखों में देखने में कामयाब रहे। शिम्यू ने आकर्षक कई की ओर रुख किया और अपने दिल में कड़वाहट लिए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने कई की बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई और सहमति में सिर हिला दिया। हाँ, सभी उपस्थित लोगों ने एकमत होकर उत्तर दिया। ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं। शिम्यू ने हाथ हिलाया और आदेश जारी कर दिया। कई अधिकारियों के चले जाने के बाद शिम्यू कई को निवास के मुख्य हॉल के पीछे वाले गुप्त द्वार से ले गया। उसे निवास चुनते समय मिली जानकारी से इस स्थान के अस्तित्व का पता चला था। दरवाजे से अंदर प्रवेश करने पर वे बौने आकार के पहाड़ के नीचे एक गुप्त गुफा में पहुंचे। शिम्यू, ये जगह या तो पहाड़ों या पेड़ों से भरी है। मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। ये बहुत बोरिंग है। किंगलान शहर जैसा कुछ भी नहीं। कई शिम्यू के कंधे के ऊपर खड़ी होकर शिकायत करने लगी। शिम्यू मुस्कुराया और लाल स्पिरिट पत्थरों के कुछ टुकड़े निकाले और उन्हें फेंक दिया। कई के तीखे दांतों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और निगल लिया। खाने के बाद पक्षी ने संतुष्टि से अपना मुंह चाटा। आने वाले कुछ दिनों में मैं अपनी साधना में व्यस्त रहूंगा, इसलिए शायद मैं पहले जितनी बार तुम्हारी तलाश नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम सचमुच ऊब गए हो तो गुफा निवास में तुम्हारी सेवा के लिए लगभग 300 नौकर मौजूद रहेंगे। शिम्यू ने कहा। 300 लोग? क्या तुम सच में सोचते हो कि उनमें से 300 लोग मेरी बात सुनेंगे? क्या ये सच है? कई अचानक उत्साह से उछल पड़ा और उसने अपने पंख फड़फड़ाए। हाँ, क्यों? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? शिम्यू ने पूछा। नहीं नहीं, मैं इसे कैसे न चाहूं। बेशक मैं तैयार हूँ। शिम्यू, शांति से खेती करो और बाकी परेशानियां मुझ पर छोड़ दो। कई ने बड़े उत्साह से कहा। खैर, मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। जाओ, अपने आप को इस माहौल से परिचित कराओ। याद रखना कि दूसरों के आध्यात्मिक क्षेत्र में मत उड़ना। बिल्कुल। कई ने शब्द सुने और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना गुप्त गुफा से बाहर निकल गया। शिम्यू मुस्कुराया और गुफा कक्ष में पत्थर की मेज पर बैठ गया। उसने किंगलान की पुस्तिका निकाली और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। इस दृष्टिकोण से शिम्यू को अंततः किंगलान की पवित्र भूमि की समग्र शक्ति की सामान्य समझ मिल सकी। पता चला कि किंगलान की पवित्र भूमि के अलावा इसके अधिकार क्षेत्र में ईस्ट सेंट के अलावा इसके 4 प्रमुख उपग्रह भी थे। इन 4 प्रमुख उपग्रहों पर किंगलान की पवित्र भूमि के 4 प्रभावशाली बुजुर्ग ग्रह के प्रभारी थे। उन ग्रहों पर उत्पादित व्यापार, धन और संसाधनों का स्वामित्व आमतौर पर किंगलान की पवित्र भूमि के पास था। पवित्र भूमि के नीचे स्थित पौराणिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से ऊपर वर्णित 4 प्राचीनों के अलावा स्वर्गीय पशु का एक विशाल संरक्षक मंडल और 3 प्रमुख नगर भी थे। पुस्तिका के परिचय में शीर्ष 10 शिष्यों का वर्णन अद्भुत था, जो लोग किंगलान की पवित्र भूमि में अनेक जादुई शक्तियों और तकनीकों का अभ्यास करने के लिए यहाँ आए थे, और जो लोग स्वेच्छा से शामिल हुए थे वे लोग थे जिन्होंने विभिन्न प्रयोजनों के लिए किंगलान की पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए स्वयं को दास के रूप में बेच दिया था। उनके अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले से ही 300 से अधिक सेवक इस श्रेणी के थे। किंगलान की पवित्र भूमि वास्तव में मैंगम सोलस में शीर्ष 3 के चमत्कार के लायक है। शिम्यू मदद नहीं कर सका, लेकिन हौंफने लगा। उसने सिर हिलाया और मैनुअल की बाकी सामग्री पढ़ना जारी रखा। इनमें ईस्ट सेंट की वर्तमान स्थिति, इलाकों के भयावह स्थान, कुछ खतरनाक राक्षसों का वितरण, शिकार के स्थान वगैरह शामिल थे। कई घंटों के बाद शिम्यू ने अंततः अपने हाथ में रखी पुस्तिका नीचे रख दी। अपनी दोनों आंखें बंद करके और मन को शांत करके उसने मैनुअल को एक तरफ रख दिया और जुबानली दीवार को बाहर निकालते हुए उसे पलट दिया। उसने उसे कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया और मौन में डूब गया। मैनुअल के अनुसार सभी किंगलान की खेती संसाधन प्रणाली रहस्यमय जुवानलिंग बिंदु से आई थी।
हालांकि जुवानलिंग पॉइंट के लिए किंगलान के लोग जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि जुवानलिंग टावर की आत्माएं जिम्मेदार थीं। मैनुअल में इस मीनार का ज्यादा विवरण नहीं था, उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि वितरण का जिम्मा रहस्यमयी बिंदु पर था। किंगलान के शासक इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शी म्यू ने एक क्षण के लिए ध्यान लगाया और चुपके से सिर हिला दिया। उनकी समझ के अनुसार ये टावर आत्मा एक प्रकार के आध्यात्मिक अस्तित्व के समान होनी चाहिए। चूंकि किंगलान की पवित्र भूमि में कोई भी व्यक्ति अंक के आवंटन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इससे मानव स्थिति से संबंधित किसी भी धोखाधड़ी को लगभग समाप्त किया जा सकेगा और पूर्ण न्याय प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी। किंगलान के सभी शिष्यों को, जो उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे या दुर्लभ सामग्री प्राप्त करना चाहते थे, पहले बड़ी मात्रा में जुवानलिंग अंक अर्जित करने होते थे। जुवानलिंग अंक प्राप्त करना उनकी अपनी राज्य शक्ति से जुड़ा था। ये शक्ति जितनी अधिक प्रबल होती, जादुई अंक जीतना उतना ही स्वाभाविक होता। शी म्यू के विचार बदल गए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काफी देर तक सोचा और भविष्य की साधना की तैयारी की। चाहे स्टारफील्ड हो, ईस्ट सेंट हो या किंगलान की पवित्र भूमि हो, ताकत ही सब कुछ थी। वह जल्द से जल्द 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के पहले चरण की साधना करना चाहता था। उसके बाद वह दूसरे और तीसरे चरण की साधना का अध्ययन शुरू करेगा और साथ ही उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट के समूह को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जब तक वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं हो जाता, तब तक वह विभिन्न कार्यों को करने के लिए कन्वेंशन मंडप की ओर जा सकेगा, ताकि 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला की साधना के बदले में पर्याप्त जुवानलिंग अंक अर्जित कर सके। जब शी म्यू ने अपने मन में साधना की योजना बना ली, तो वह थोड़ा शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और उसकी आत्मा की अनुभूति उभरने लगी, जो चारों ओर फैल गई। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा थोड़ा सा हिला और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान दिखाई दी। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आभा अत्यंत समृद्ध थी। नीला वानरों के राजा द्वारा वर्णित स्थिति के अनुसार यहाँ की स्वर्ग और पृथ्वी की आभा उसकी 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला को विकसित करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक थी। हालांकि शी म्यू ने तुरंत अभ्यास शुरू नहीं किया। वह लेट गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। परीक्षणों के दौरान अपनी सारी शक्ति समाप्त करने के बाद आखिरकार उसे आराम करने का अवसर मिला। थकान का एहसास आखिरकार सामने आया और जल्द ही शी म्यू गहरी नींद में सो गया। अध्याय 496 केवल एक बार में पूरा हुआ। अगली सुबह शी म्यू आखिरकार गहरी नींद से जाग उठा। रात भर आराम करने के बाद वह पहले जैसा तरोताजा महसूस कर रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से थकान से उबर चुका था। वह खड़ा हुआ और अपनी गुफा से बाहर मुख्य घर के हॉल में चला गया। प्रवेश द्वार पर एक नौकर खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि दुबली पतली कुई हुआन थी। शी म्यू को देखते ही उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया। युवा स्वामी, आसपास की आत्माओं की भूमि साफ कर दी गई है। क्या आप जल्द ही वहां जाने की योजना बना रहे हैं? क्या आप कभी भूतकाल में गए हैं? कुई हुआन के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी जब उसने पूछा। 1 मिनट में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, शी म्यू ने कुछ सोचने के बाद कहा। पूछिए युवा स्वामी। क्या आप जानते हैं कि पुराने शिष्य इस निवास का कल्याण कैसे प्रबंधित करते हैं? प्रत्येक संप्रदाय के शिष्य उस निवास का प्रबंधन उस आध्यात्मिक ऊर्जा पात्र के आधार पर करते हैं जो उससे निकलता है। खासकर जब बात उस गुफा निवास की हो जहां सबसे पुराने शिष्य रहते थे, तो यहाँ के आध्यात्मिक ऊर्जा पात्र की गुणवत्ता अद्भुत होती है। पुराने शिष्य आत्मा रत्नों के बदले में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और दुर्लभ आत्मिक प्राणी रोकते थे। वे इनसे कोई सरोकार नहीं रखते थे, क्योंकि जो कुछ भी वे इकट्ठा करते थे वह उनका अपना होता था। ओह, मुझे तो ऐसे अच्छे सौदों के बारे में पता ही नहीं था। तो फिर क्या इस निवास के पूर्व शिष्य ने भी ऐसा ही किया था? हाँ, कुई हुआन ने भावशून्य भाव से कहा। उसने किस तरह की औषधीय जड़ी बूटियां लगाईं? क्या तुम्हारे पास उनकी सूची है? कुई हुआन पूरी तैयारी से आई थी। उसने तुरंत एक जेड स्लिप निकाली और शी म्यू को थमा दी। शी म्यू ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और अपनी आत्मा को इसमें छोड़ दिया। अंदर कई तरह के स्पिरिट प्लांट सूचीबद्ध थे। हालांकि वे दुर्लभ प्रकार के नहीं थे, बल्कि ऐसे थे जिन्हें लगाना आसान था। भविष्य में मैं सूची में जो भी है उसे लगाता रहूंगा। इनसे अर्जित स्पिरिट स्टोन्स को तुम आपस में बांट सकते हो और खुद बांट सकते हो। शी म्यू ने जेड स्लिप लौटाते हुए कहा। कुई हुआन का चेहरा अप्रत्याशित रूप से लाल हो गया। ये लोग तो सिर्फ नौकर थे और उन्हें इस जगह पर पहले से ही महान ची और आभा के साथ साधना करने का अवसर मिला था। शी म्यू उन्हें कोई भी मुआवजा देने से आसानी से बच सकता था, जैसा कि निवास के पिछले मालिक ने किया था। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद युवा स्वामी। कुई हुआन ने झुककर उन्हें ईमानदारी से धन्यवाद दिया। शी म्यू ने मनमाने ढंग से हाथ हिलाया। उसे इस समय स्पिरिट स्टोन्स की ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसने इस इलाके का ये हिस्सा चुना था क्योंकि यहाँ शांति थी। कोई उसे परेशान नहीं कर सकता था। किंगलान में शिष्यों की कटाई उच्च प्राथमिकता नहीं थी। पवित्र भूमि ने उन्हें इतना अच्छा साधना वातावरण प्रदान किया और यह व्यर्थ नहीं गया। बदले में उन्हें इन शिष्यों से कुछ काम करवाना था, जैसे कि अधिवेशन मंडप में जाकर कार्य करना। उस किंगान मैनुअल में पहले ही उल्लेख किया गया था कि शीमू और अन्य शिष्यों को हर 10 साल में कन्वेंशन मंडप द्वारा जारी किए गए कम से कम 10 कार्य पूरे करने होंगे। कार्य की विषय वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से चुनाव कर सकते थे और उन्हें बताए गए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जो लोग ऐसा करने में विफल रहे उन्हें दंडित किया जाएगा, यहाँ तक कि उनके शिष्य का दर्जा भी छीन लिया जाएगा और उन्हें किंगलान से बाहर निकाल दिया जाएगा। शी म्यू ने कई अन्य प्रश्न पूछे और कुई हुआन ने उनका ईमानदारी से उत्तर दिया। इस महिला के बोलने का लहजा विनम्र नहीं था, लेकिन शी म्यू के सवालों के प्रति उसका रवैया कुछ और ही कह रहा था।
ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह न जानती हो और शी म्यू को ईमानदारी से बताने में उसे कोई हिचकिचाहट न हो। शी म्यू को इस रवैये की कुछ कद्र थी। उनका स्वभाव अपेक्षाकृत स्वतंत्र और सहज था। उन्हें लोगों से जवाब मांगना पसंद नहीं था। इस तरह उस महिला ने उसे बहुत सी परेशानियों से बचा लिया। इसके बाद शी म्यू ने कई को बुलाया। उस महिला के नेतृत्व में कई ने निवास के आत्मिक क्षेत्रों में गश्त करना शुरू कर दिया। वह गुफा से केवल 100 मील दूर था, लेकिन उसने उन सभी को पहले ही देख लिया था। अंत में हुई हुआन शी म्यू को आध्यात्मिक भूमि के झरने पर ले गया। ये फव्वारा एक पहाड़ी घाटी में स्थित था। दूर से ही इसकी जलन महसूस की जा सकती थी। कितनी समृद्ध अग्नि आभा! ये पश्चिमी भूमि के 22 द्वीपों की आभा के लगभग बराबर है, कई ने कहा। शी म्यू को ये बात बहुत दिलचस्प लगी। उसने इस क्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि इसकी आभा अग्नि की समृद्ध विशेषता से भरपूर थी। उसका चुनाव गलत नहीं था। वह आगे बढ़ा और घाटी की ओर गिर पड़ा। घाटी में लाल धुंध छाई हुई थी। पहाड़ की दीवार भी लाल थी। पूरी घाटी और आसपास के पहाड़ों में जरा भी हरी वनस्पति नजर नहीं आ रही थी। घाटी के बीचों बीच कई फीट ऊंचा एक लाल रंग का झरना था। वह मनमोहक लाल रोशनी से भरा हुआ था, जो उसकी आध्यात्मिकता को और बढ़ा रहा था। शी म्यू आत्मा के फव्वारे की ओर चला गया और नीचे देखा। समय समय पर अनगिनत लाल मैग्मा उछलता हुआ निकलता। हर बार जब मैग्मा निकलता तो स्पिरिट फाउंटेन में लाल रोशनी दिखाई देती, जो मैग्मा को बाहर निकलने से रोकती। अग्निसार कई जो आत्मा के फव्वारे पर उतरा था, उसने नीचे देखा और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। नीचे स्थित आत्मा फव्वारे में आग से निकलने वाली मछलियों और सांपों जैसी अनेक प्रजातियां थीं। कई अचानक भूख से चिल्लाया, मानो वह परोक्ष रूप से शी म्यू से उन्हें पकड़ने के लिए कह रहा होता कि वह कुछ खा सके। शी म्यू ने जल्दी से उनमें से 2 को पकड़ लिया और कई को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने चारों ओर एक तेज आग को महसूस किया। उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। यहाँ का वातावरण किसी भी अग्नि आत्मा फव्वारे से कहीं बेहतर था जो उसने पहले कभी देखा था। उसके मन में तुरंत एक योजना आई और उसने अपनी साधना स्थली यहाँ स्थानांतरित करने का इरादा कर लिया। जब तक अतिरिक्त अग्नि शस्त्र की व्यवस्था की जाती, तब तक यहाँ अग्नि आभा की शक्ति में वृद्धि की जा सकती थी। यह उनकी 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला के विकास में बहुत सहायक होती। ये सोचकर उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने जैड के टुकड़े निकाले ताकि उन्हें जलाकर एक सरणी बना सके। उसे और भी जरूरी चीजें चाहिए थीं, जिन्हें उसने कुई हुआन को अपनी तरफ से खरीदने का निर्देश दिया। ये चीजें असामान्य नहीं थीं, इसलिए किंगलान की पवित्र भूमि में आवश्यक वस्तुएं अवश्य थीं। शी म्यू ने कुछ अन्य तैयारियां शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद आत्मा फव्वारे के बगल में एक नई गुफा दिखाई दी। शी म्यू ने कुई हुआन को बाकी सभी नौकरों को बुलाने का आदेश दिया और उन्हें एक सरल निर्देश दिया। शी म्यू के निर्देश पर वे बिना कुछ कहे तुरंत गुफा में प्रवेश कर गए, क्योंकि गुफा उनके पीछे बंद हो गई थी। नए गुफा निवास के गुप्त कक्ष में लाल प्रकाश इतना तीव्र था कि वह लगभग लाल ज्वाला का रूप ले चुका था। शी म्यू घुटनों के बल बैठ गया। उसका हृदय चुपचाप 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला को चला रहा था। उसका बायां हाथ धीरे धीरे गहरा होता गया और एक सफेद लौ प्रज्वलित हुई। हालांकि वह अभी भी लाल लौ के साथ जिद से घुली हुई थी। उसने अपने बाएं हाथ पर लाल लौ की ओर देखा, हल्के से खर्राटे लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। गुप्त कमरे की लाल बत्ती में एक शक्तिशाली अग्नि आभा थी। यह आभा शी म्यू के चारों ओर घूमने लगी, जो कमरे के बीच में घुटनों के बल बैठा था। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। शी म्यू के आश्रय स्थल से कुछ ही दूरी पर पर्वत शिखर पर प्रारंभिक शियान तियान स्तर के 2 योद्धाओं ने अपने हाथ हिलाए। उनके हाथों से प्रकाश की 2 किरणें निकलीं, जिससे एक दीर्घवृत्ताकार ढाल बन गई, जिसने लाल मधुमक्खियों के एक समूह को फंसा लिया। कीड़े आसपास की ढालों पर बेतहाशा हमला कर रहे थे। हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनकी ताकत इतनी कम थी कि वे बच नहीं पा रहे थे। ठीक है, उन्हें इस तरह फंसाना ठीक रहेगा। ज्यादा वजन मत डालना, वरना वे मर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। जियान तियान योद्धाओं में से एक के ऊपर खड़ा एक रंगीन तोता बोला। वह तोता कोई और नहीं बल्कि कय था। दोनों जियान तियान योद्धा असहाय और नाराज दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने कय के शब्दों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। वे मधुमक्खियों को फंसाने की पूरी कोशिश करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाल कीड़े धीरे धीरे अपनी ताकत खोते गए और अब वे भागने के लिए किरण ढाल से टकरा नहीं पाए। अभी खोल दो। कय की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया। वह इतना उत्सुक था कि अनजाने में उसने जियान तियान योद्धा के सिर पर पंजा मार दिया था। जियान तियान योद्धा ने अपनी आंखें घुमाईं और अपनी भुजाएं हिलाईं। जैसे ही ढाल में दरार पड़ी, कय तुरंत तेज गति से उसकी ओर उड़ गया। उसने अपना मुंह उस दरार में डाला और कीड़ों को निगलने लगा। उसके चेहरे के भावों से साफ जाहिर था कि वह मोहित हो गया था। इस तरह की अग्नि मधुमक्खी अब तक की सबसे स्वादिष्ट चीज है। कय ने प्रसन्नता में अपना सिर हिलाया। दोनों शियान तियान योद्धा थकान से पसीने से तरबतर थे, लेकिन ढाल को सहारा देना बंद नहीं कर सकते थे। वे आराम करना चाहते थे, लेकिन उनका एक हिस्सा डरा हुआ था। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? कय ने दोनों जियान तियान योद्धाओं की ओर देखा और पूछा। ओह, प्रस्ताव के लिए धन्यवाद एल्डर कय, लेकिन हम इसके लायक नहीं हैं। कृपया इसका आनंद स्वयं लें। जियान तियान योद्धा ने तुरंत उत्तर दिया। चूंकि आप आनंद को नहीं समझते हैं, इसलिए मैं अकेले ही इसका आनंद लूंगा, कय ने कहा और भोजन का स्वाद लेते हुए मधुमक्खियों के बीच में घुस गया। जब से शी म्यू अपनी साधना में लीन हुआ है, कई पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है और आध्यात्मिक क्षेत्र में जब चाहे नौकरों को बुलाकर उसकी सेवा करता रहता है।
कीड़े पकड़ने का ये खेल हाल ही में देखने को मिला था। वह बस खेलता और इधर उधर सोता रहता था जब तक उसे मजा आता था। दूर से एक लंबी सीटी की आवाज आई, लहरों और बादलों की लहरों जैसी विशाल। यहीं से शी म्यू पीछे हट रहा था। कई चौंक गया और अचानक मुड़कर देखने लगा। दूर से उसे शी म्यू के आश्रय से एक विशाल लाल स्तंभ आकाश की ओर रोशनी बिखेरता हुआ दिखाई दिया। आसपास के आकाश में छाए बादल आसपास की ओर पीछे हट रहे थे। लाल किरणों से तेज उग्र लहरें निकल रही थीं। बहुत बढ़िया काम शी म्यू, अंततः ये साफ हो गया। कई एर हंसते हुए अपने पंख फैलाकर प्रकाश स्तंभ की दिशा में उड़ गया। दोनों जियान तियान योद्धाओं ने दूर से प्रकाश स्तंभ को देखा और उनके चेहरे का रंग बदल गया। अग्नि मधुमक्खियां उनके ध्यान भटकने का अवसर पाकर उड़ गईं, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। गुफा निवास में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने अपना काम रोक दिया और प्रकाश स्तंभ की दिशा में तेजी से चले गए। कुई हुआन, जो पहले आध्यात्मिक भूमि में घास को देख रही थी, दूर से उठती विशाल प्रकाश पुंज को देखकर विचलित हो गई। उसने जो कर रही थी उसे रोक दिया और उसकी आंखें चमक उठीं। ये समझना मुश्किल था कि उस समय उसके मन में क्या चल रहा था। लाल प्रकाश स्तंभ पूरे 1/4 घंटे तक जारी रहा, उसके बाद वह लुप्त हो गया। तभी आत्मा के फव्वारे पर एक नीली रोशनी चमकी और उस रोशनी में एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि शी म्यू था। उससे एक हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा चमक रहा था, मानो वह कोई बुद्ध हो। उसकी बाईं बांह पर एक हल्की सफेद रोशनी थी और उसकी त्वचा का रंग अपनी मूल अवस्था में लौट आया था। हालांकि उस सफेद रोशनी के नीचे छिपी शक्ति का आभास हो रहा था। शी म्यू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों से प्रकाश की 2 ठंडी किरणें निकलीं, लगभग हल्की बिजली की तरह। उसके चेहरे पर खुशी और गर्व के भाव थे। आखिरकार 2 महीने बाद उसने 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला का पहला वाक्यांश सफलतापूर्वक सीख लिया था। बाएं हाथ का रंग भी बाकी सब की तरह पूरी तरह से अपने पुराने रंग में लौट आया। उस समय उसके हाथ का भारीपन महसूस नहीं हो रहा था। वह अजीब सा रूप बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अब जानबूझकर हथेली को चमड़े के दस्तानों से ढकने की जरूरत नहीं थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके बाएं हाथ में लौ की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और प्रबल हो गई है। हालांकि वह उसके आकार का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के पहले चरण के पूरा होने के कारण शी म्यू की एक शक्तिशाली दुष्ट वानर प्रजनन कला भी धीरे धीरे उन्नत हो गई थी। प्रारंभिक चरण से मध्य स्तर तक पहुंचने के बाद उसकी समग्र शक्ति में सुधार हुआ था। अध्याय 497, एक बड़ा दिल। शी म्यू ने अपने बाएं हाथ की ओर देखा और उसका दिल द्रवित हो गया। हुआला, उसके पीछे आग छोड़ी गई और लाल अग्नि पंख की एक जोड़ी उभरी। उसकी बाईं भुजा से एक बड़ी सफेद लौ ऊपर की ओर उठी, जिसने मूल लाल लौ को सफेद कर दिया। पंख तुरंत लंबे हो गए। विशाल श्वेत ज्वाला पंखों के नीचे वह दूर तक उड़ती हुई श्वेत धारा की तरह था। छोटी सी सफलता और आगे की साधना के साथ अग्नि पंख की उड़ान की उत्तेजना का स्तर भी काफी बढ़ गया था। यह अभी भी अपनी चरम गति तक पहुंचने में असमर्थ था, लेकिन पूरी ताकत से इसे अभी भी 10 मील से ज्यादा की दूरी तक पहुंचा जा सकता था। केवल एक जियान तियान योद्धा ही इसे पकड़ सकता था। कुछ सांसें लेने के बाद शी म्यू गुफा निवास की आध्यात्मिक भूमि के किनारे एक निर्जन पर्वत पर गिर पड़ा। उसके पीछे के पंख सिकुड़ गए। इधर उधर देखते हुए उसने अचानक एक धीमी आह भरी और उसके शरीर की रोशनी बुझ गई। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ की चोटी पर मुक्का मारा। हवा में अचानक लाल लपटें फूट पड़ी और एक विशाल मुट्ठीनुमा छाया में तब्दील हो गईं। गड़गड़ाहट, पूरा पर्वत शिखर जोर से कांप उठा और सतह पर सूर्य जैसी आग का एक गोला फूट पड़ा। फिर आग की लपटों में लिपटे अनगिनत पत्थर आसपास की ओर टूट पड़े। पहाड़ का मध्य भाग कागज के लेप जैसा था और पूरे पहाड़ में एक बड़ा सा छेद था। उस छेद के भीतर एक हल्की लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। शी म्यू ने ये देखा और वह बहुत खुश हुआ। एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला के 11वें चरण को पूरा करने के बाद उसके एक ही घूंसे की शक्ति अद्भुत थी। एक पहाड़ को कुचलने में सक्षम हमले को कम करके नहीं आंका जा सकता था। कुछ देर रुकने के बाद उसने अपना हाथ घुमाया और अपनी पीठ से काली उल्कापिंड जैसी लोहे की छड़ निकाली। उसका शरीर थोड़ा कांपा और उसने 7 मारक छड़ तकनीक और दूसरे हाथ में काली उल्कापिंड जैसी लोहे की चाकू लेकर दोनों मुद्राओं को एक साथ मिला दिया। कुछ देर के लिए चाकुओं और छड़ों की परछाइयां दिखाई देने लगीं और आकाश की परतें एक के ऊपर एक हो गईं। हजारों पहाड़ों की परछाइयां आसपास की ओर खींचने लगीं। पूरे वायुमंडल में एक गर्जना गूंज उठी। उसके चारों ओर के विशाल पत्थर तूफान के कारण टूटकर चूर हो गए, मानो कोई प्रक्षेपास्त्र जमीन से उछलकर दूर जा गिरा हो और पत्थरों की वर्षा की तरह आकाश को ढक रहा हो। शी म्यू को आश्चर्य हुआ जब उसका शरीर फूलने लगा। उसके हाथों में चाकू और डंडा हिलने से उसकी बाईं बांह पर सफेद लौ भड़क उठी और जमीन पर गिर पड़ी। धमाका, बाएं हाथ से सफेद लौ निकली और आकाश की ओर बढ़ी। जब सफेद लौ जमीन से टकराई तो वह तुरंत एक सफेद रंग की सुगंध में बदल गई, जो नंगी आंखों से भी दिखाई दे रही थी और उसके चारों ओर फैल गई। बीच का हिस्सा सफेद सुगंध की परतों से ढका हुआ था। आसपास जमीन पर कई पौधे थे। सफेद लौ के संपर्क में आते ही वह किसी मोमबत्ती की तरह जल उठी, जो आग की लपटों से जल उठी हो। वह तुरंत जलकर पिघलकर जमीन पर गिर पड़ी। देखते ही देखते वह इलाका लावा के एक लहरदार समुद्र में बदल गया। आसपास की कई पहाड़ियां भी मैग्मा में गिर गईं और तेजी से डूबकर मैग्मा के समुद्र में विलीन हो गईं। उनके अनुमान के अनुसार यदि सभी 12 परतें पूरी हो जाएं, तो एक मुक्का एक पहाड़ को पूरी तरह से पराजित कर सकता है। शी म्यू ने ये देखा। हालांकि वह शांत दिख रहा था, लेकिन अपने दिल में उठे सदमे को वह छिपा नहीं सका।
9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला का पहला चरण पूरा हो चुका था और उसकी बाईं भुजा की सफेद लौ काफी बढ़ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस स्तर तक पहुंच जाएगा, ये जानते हुए कि इस गोली में अभी भी कुछ बचा है। अगर कोई ऐसा करता तो डर था कि एक ही वार से पृथ्वी की पपड़ी पर चोट लग सकती थी। जब शिम्यू का हाथ हिला और सफेद लौ अचानक एकत्रित हो गई तो जमीन पर मैग्मा का समुद्र धीरे धीरे जम गया और एक काली चट्टान में बदल गया। अचानक उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने अपने दाहिने हाथ में काले उल्कापिंड लोहे का चाकू उठा लिया। उसकी हथेली से एक गोली लगने के बाद काले उल्कापिंड जैसे लोहे के चाकू की नोक अनजाने में सफेद लौ से रंग गई। इस समय चाकू की नोक थोड़ी पिघल चुकी थी। सफेद लौ की शक्ति बहुत महान है, उसने काले उल्कापिंड काले लोहे के चाकू को देखते हुए बुदबुदाया। तुरंत ही उसने अपना सिर हिलाया और चाकू वापस अपनी पीठ में घुसा लिया। हालांकि उसके बाएं हाथ की शक्ति चौंकाने वाली थी, फिर भी उसे इसका इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी थी। आखिरकार हरे वस्त्रधारी बूढ़े नीले पूर्वज ने उसे इसी बारे में चेतावनी दी थी। एक बार यह टूट गया तो वह आत्मा दीपक जिसे नीले पूर्वजों ने किंगलैंड की पवित्र भूमि में छोड़ा था बुझ जाएगा। उसे डर था कि जो लोग 9 क्रांतियों की रहस्यमयी कला के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे वे वह जान जाएंगे जो उन्हें नहीं जानना चाहिए। उसके लिए ये बुरा होगा। शिम्यू के मन में कुछ गहरे विचार आए। उसने हरे पंखों वाली उड़ती हुई गाड़ी को नीले प्रकाश में बदलकर हवेली की ओर उड़ान भरी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा एक तेज आवाज सुनाई दी। शिम्यू गाड़ी पर था और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि काले कपड़े पहने 1 दर्जन से ज्यादा लोग उसके घर के नौकरों को घेरे हुए हैं। वे शत्रुतापूर्ण लग रहे थे। अटेंडेंट भी गुस्से में लग रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे भी पीछे नहीं हटे। वह कोई और नहीं बल्कि वही लंबा चौड़ा आदमी था। बाकी लोग उसके पीछे पीले चेहरे के साथ खड़े थे। उसके सिर पर छोटी गोल टोपी थोड़ी टेढ़ी थी और उसका चेहरा देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। शिम्यू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और हरे पंखों वाला उड़ता हुआ रथ तुरंत तेज हो गया। धीरे धीरे उसकी गति धीमी हुई और वह हवा से नीचे उतरा। उसी समय मध्य अवस्था की ची प्रकट हुई। उनके रूप ने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। काले कपड़ों में घमंडी आदमियों ने दूर से ही शिम्यू को देख लिया। जब वह इतना पास आ गया कि उसके कपड़े दिखाई देने लगे तो उन्हें उसकी क्यूई का एहसास हुआ। वे तुरंत समझ गए कि शिम्यू कौन है और अचानक सब चुप हो गए। शिम्यू को देखकर राज्यपाल और सेवक खुशी से फूले नहीं समाये। वे तुरंत उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। क्या हुआ? शिम्यू आगे गया और ठंडे स्वर में पूछा। चलते हुए उसने देखा कि उन आदमियों के कपड़े उसके अपने नौकरों जैसे ही थे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और थोड़ा पीछे हट गए, कुछ डरे हुए। सिर्फ एक तेंदुए के सिर वाला आदमी नीचे नहीं देख रहा था। वह अपना सिर ऊंचा उठाए पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था। युवा स्वामी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन लोगों ने कहा कि कुई हुआन पर उनका बहुत बड़ा कर्ज है। अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो वे उसे ले जाएंगे। क्यूई फैंग ने अपने सिर पर छोटी गोल टोपी लगाई और जवाब दिया। शिम्यू की भौहें तन गईं जब उसने इधर उधर देखा। वह कुई हुआन को उनमें कहीं नहीं देख पाया। हैरानी की बात ये थी कि भीड़ में उसे कई भी नहीं मिली। कई कहाँ है? शिम्यू ने पूछा। अरे, कई कुछ देर पहले यहाँ था। वो पलक झपकते ही कैसे गायब हो सकता है? क्यूई फैंग ने चारों ओर देखा और उलझन में अपना सिर खुजाते हुए बोला। शिम्यू ने ये शब्द सुने और वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। वह समझ गया कि जब हालात बिगड़ते हैं तो कई की आदत होती है कि वह बच निकलता है। उसने क्यूई फैंग को छोड़ दिया और काले कपड़े पहने उन लोगों की ओर वापस चला गया। शिम्यू को आगे आते देख वे लोग तुरंत उससे दूरी बनाए रखने के लिए पीछे हट गए। तुम कौन होते हो बिना बताए मेरे घर आने वाले? शिम्यू ने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। उन आदमियों को अपनी बात पचाने में कुछ मिनट लगे और वे थोड़ा हिचकिचाए। फिर भी तेंदुए के सिर वाला आदमी आगे बढ़ गया। बस इतना ही काफी था कि बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। महाराज, मेरा नाम झाओ सानबाओ है। मैं झाओ शानली का सेवक हूँ। मैं आपकी सेविका कुई हुआन के लिए यहाँ आया हूँ। उसके माता पिता दोनों पर हमारे कुल का एक बड़ा ऋण है। चूंकि उसके माता पिता अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हैं, इसलिए कुई हुआन को उसे चुकाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसीलिए जब हमें पता चला कि कुई हुआन यहाँ एक सेविका है तो हम आपके निवास पर आए हैं। जब से कुई हुआन ने खुद को एक परिचारिका के रूप में बेच दिया है, उसका अपने जैविक माता पिता से कोई संबंध नहीं है। जिस कर्ज के लिए तुम तरस रही हो उसका अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। शिम्यू ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। काले लिबास पहने दर्जनों आदमी शिम्यू के गुस्से को भांपकर डर के मारे कांपने लगे और पीछे हटने लगे। हालांकि सिर्फ तेंदुए के सिर वाला आदमी वहीं खड़ा रहा। बाकी लोगों ने ये देखा और चुपके से शिम्यू पर नजर डाली, क्योंकि कदम चुपचाप रुक गए थे। क्यों? क्या मुझे फिर से वही बात दोहरानी पड़ेगी? शिम्यू की भौहें सिकुड़ गईं। कोई बात नहीं, मेरा निवास किंगलैंड के 100 साल पूरे होने पर है। पवित्र भूमि में प्रवेश करने से पहले ही पीले क्षेत्र में आपकी कुछ प्रतिष्ठा होगी। मुझे कुई हुआन को ले जाने दो और कुछ नहीं होगा और दोनों घरानों में एक सुंदर मित्रता बन सकती है। उस आदमी ने कहा। वह दोनों घरों के बारे में बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह झाओ शानली की छवि बेचने की कोशिश कर रहा हो। उसके शब्दों में अहंकार की झलक थी। शिम्यू के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने मालिक के बहुत बड़े सम्मान के ऋणी हैं। मेरे सामने से हट जाओ। शिम्यू ने अपनी जगह पर खड़े होकर ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेंदुए के सिर वाले आदमी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था।
यह अविश्वसनीय था कि शी म्यू जैसा नया शिष्य झाओ शानली की छवि बचाने की हिम्मत करेगा। काले कपड़े पहने बाकी लोग शी म्यू से डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन तेंदुए के सिर वाला आदमी जरा भी नहीं हिला। जब भी शी म्यू उसकी मर्जी के खिलाफ गया, वह एक बार भी पीछे नहीं हटा। शी म्यू के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। उसके शरीर की एक झलक से उसका शरीर अचानक फड़फड़ाया और उसके चारों ओर कुछ अस्पष्ट आकृतियां प्रकट हो गईं। आप क्या कर रहे हो? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। आउच! गिरे हुए लोगों के बीच काले कपड़ों में 1 दर्जन आदमी बिना किसी प्रतिरोध के छोटे चूजों जैसे थे। एक एक करके शी म्यू ने उन्हें कॉलर से पकड़ा और जोर से अपने घर से बाहर फेंक दिया। उनमें से दर्जनों लोग जोर से अपने पैरों पर गिर पड़े और हल्की चीखें मारने लगे। शी म्यू ने ताली बजाई और वापस मुड़कर हवेली की ओर चल दिया। ये स्वाभाविक रूप से क्यूई फैंग और अन्य नौकरों को आश्चर्यचकित कर गया, जो मुंह खोले खड़े थे। वे पिछले कुछ महीनों से पीले क्षेत्र में रह रहे थे। झाओ शानलेई से परिचित होना उनके लिए स्वाभाविक था। उसकी पहचान जानने के बाद उनके लिए खुलकर बोलने से डरना स्वाभाविक था। अपने दुर्भाग्य के कारण उन्हें इस उजाड़ और बंजर आध्यात्मिक भूमि पर नियुक्त किया गया था। पिछले स्वामियों की शक्ति कम थी, क्योंकि वे स्वयं निम्न स्तर के थे। पिछले स्वामियों के निवास के नेता बनने से पहले ही उनमें से कुछ को किंगलान की पवित्र भूमि से सीधे बाहर निकाल दिया गया था। अगर आज का मालिक अब भी ऐसा ही होता, तो कौन जाने निचले दर्जे के नौकरों को कितनी तकलीफ होती। वे हमेशा खुद को दूसरे नौकरों से थोड़ा कमतर समझते थे। आखिरकार इस क्षेत्र में स्वामी की स्थिति सीधे परिचारक की स्थिति निर्धारित करती थी। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने घटिया रवैये वाले नौकर ऐसा करने की इतनी हिम्मत करेंगे। उसने न सिर्फ दूसरे घर के मालिक के साथ बदतमीजी की, बल्कि उसने झाओ शानलेई की छवि भी धूमिल की। अगर झाओ शानलेई को पता चल जाए और वह उसे उसके इस कृत्य के लिए पवित्र भूमि से निकाल दे, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इन लोगों को आक्रामकता को सहना पड़ा। वे कुछ अवर्णनीय जटिल भावनाओं को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। अध्याय 498 आत्मिक हथियार और संरक्षक। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। कुई हुआन से कहो कि वह मुझसे गुप्त कक्ष में मिले। शी म्यू ऐसा वाक्य छोड़ते हुए भीड़ के सामने सीधा चला गया। उसके मन में उत्साहपूर्ण विचार बार बार आ रहे थे। हाँ, क्यूई फेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। शी म्यू पहाड़ी के बीच स्थित गुप्त कक्ष में लौट आया। वह कक्ष में पालथी मारकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और अपनी बाईं बांह की ओर देखा। उसका हृदय मौन था और उसकी बांह पर आग की ज्वाला जल रही थी। थोड़ी देर बाद पहले छायादार और ठंडी गुफा गर्म हो गई। शी म्यू ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए अपनी बांह पर लौ उठा ली। दस्तक। उसी समय पत्थर के दरवाजे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दीं। अंदर आएं। शी म्यू ने अपनी आस्तीन नीचे रखी, उठे और एक पत्थर की कुर्सी पर बैठ गए। जैसे ही आवाज गिरी, कुई हुआन ने दरवाजा खोला और हरे रंग की नौकरानी पोशाक पहनकर कक्ष में प्रवेश किया। युवा स्वामी। कुई हुआन ने थोड़ा झुककर शी म्यू को सम्मानजनक लहजे में अभिवादन किया। क्या उन लोगों ने जो कहा वह सच है? शी म्यू ने बिना कुई हुआन की ओर देखे सीधे ही पलटकर पूछा। कुई हुआन के होंठ खुलते ही उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने आगे कुछ भी कहने से अपना मुंह बंद कर लिया। आखिरकार उसने कुछ भी नहीं कहा। मेरे पास तुम पर समय बर्बाद करने का समय नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहती, तो झाओ शानलेई और उसके आदमियों के दोबारा आने पर भी मुझे तुम्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वे आएंगे तो तुम खुद ही निपट लोगी। शी म्यू ने कुई हुआन की तरफ एक पल देखने के बाद निराश स्वर में कहा। ये सुनते ही कुई हुआन का ठंडा चेहरा तुरंत रंग बदल गया और उसकी भाव भंगिमाएं घबरा गईं। उसने अपना निचला होंठ काट लिया और उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी मंद पड़ गई। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मैं झाओ शानलेई से नहीं मिला हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे जैसे किसी पर दया नहीं करेगा। बेहतर होगा कि तुम इस बारे में सोचो। शी म्यू ने पत्थर की कुर्सी पर अपनी उंगली से हल्के से थपथपाते हुए कहा। कुई हुआन कुछ देर चुप रही। फिर उसने आह भरी और अपने होंठ खोलने लगी। युवा स्वामी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं अपने स्वामी का सेवक होने के नाते उनका सच्चा ऋणी हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सका क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इसका युवा स्वामी पर बुरा असर न पड़े। मुझसे इस बारे में बात करो। मैं ही तय करूंगा कि इस फैसले का क्या करना है। शी म्यू ने धीमे स्वर में कहा। दरअसल कुछ दशक पहले मेरे दादाजी किंगलान की पवित्र भूमि में एक शताब्दी शिष्य थे। दुर्भाग्य से बाद में उनकी हार हुई और वे सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए। इसलिए उन्हें पवित्र भूमि से निष्कासित कर दिया गया। कुई हुआन ने दांत पीसते हुए सच बताना शुरू किया। शी म्यू ने अपना शरीर सीधा किया और शांति से कुई हुआन की बात सुनी। पवित्र भूमि से निकाले जाने से पहले मेरे दादा लगभग 30 वर्षों तक एक शिष्य रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई वर्षों से एकत्रित की गई सभी दुर्लभ सामग्रियों और अंकों का उपयोग एक प्रसिद्ध गुरु से किंगलान के सर्वश्रेष्ठ हथियार को परिष्कृत करने के लिए अनुरोध करने हेतु विनिमय के रूप में किया था। इस उच्च गुणवत्ता वाले हथियार को बनाने का मूल उद्देश्य उन्हें परीक्षणों और अभियानों में सफलता दिलाने में मदद करना था। हालांकि हथियार कभी पूरा नहीं हुआ और मेरे दादा को पछतावे के साथ जाना पड़ा। अंत में जब वे चले गए तो उनके पास उच्च गुणवत्ता वाले हथियार के विनिमय के लिए एक टोकन था। कुई हुआन ने कहा और थोड़ा रुका। उच्च गुणवत्ता वाला आत्मा हथियार।
फिर क्या हुआ? शी म्यू को उसकी बातों पर आश्चर्य हुआ। बाद में मेरे दादाजी की बीमारी से मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ये चिन्ह आगे बढ़ाया। विभिन्न कारणों से मेरा परिवार उनकी मृत्यु से पहले इसे वापस नहीं पा सका था और इसे शत्रुओं ने नष्ट कर दिया था। हालांकि इस चिन्ह के कारण मेरे परिवार ने इसकी रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। इस प्रक्रिया में मेरे माता पिता मारे गए और मैं अकेली बचकर अपनी रक्षा करने के लिए रह गई। कुई हुआन ने अपने होंठ काटे और कहा, ओह, तुम किंगलान कैसे आए और नौकर कैसे बन गए? एक बार जब मैं भाग गया तो मैं अकेला था और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लंबे समय तक भटकने के बाद मुझे कठिन समय का सामना करना पड़ा और आखिरकार दूसरों से भारी मात्रा में पैसे उधार लेकर कुछ रिश्तेदारों की मदद से मैं किंगलान में घुसने में कामयाब रहा। यहाँ बिताए दिनों के बीच मैंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार एक नौकर बन गया। क्या आप भी उच्च गुणवत्ता वाले हथियार का आदान प्रदान करने का अवसर लेना चाहेंगे? शी म्यू ने उसकी ओर देखा और पूछा। हाँ, मेरे परिवार ने इसके लिए अपनी जान दे दी। अगर मैं इसे वापस नहीं लाऊंगी तो उनकी जान लेने का क्या मतलब था? मैं अपने माता पिता और दादा की इच्छा कैसे पूरी कर पाऊंगी? कुई हुआन ने कहा। उसकी भावनाएं अस्थिर थीं, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं पवित्र भूमि में एक मामूली सेवक के रूप में शामिल होने की पूरी कोशिश भी करूं तो भी यह सब व्यर्थ लगता है। मेरे पास जुवानलिंग टॉवर में प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी। फिर मैं शोधन गुरु से कैसे संपर्क कर सकता हूँ और हथियार कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं अपनी चिंता किसी से साझा नहीं कर सकता क्योंकि अगर किसी ने मेरे राज खोल दिए तो क्या होगा? कुई हुआन ने चिंतित होकर कहा। झाओ शानलेई हथियार के लिए टोकन हासिल करने के लिए आपको दूर ले जाना चाहता है? हाँ, झाओ शानलेई को खबर मिलते ही उसने मेरे सारे कर्ज पैक करने के लिए लोगों को भेजा। तब से वह मुझे टोकन सौंपने के लिए धमकाने के लिए लोगों को भेज रहा है। हाल ही में उन्होंने मामले को और भी आगे बढ़ा दिया है। अपहरण और उनके साथ जाने के लिए मजबूर होने के डर से मैं घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। हथियार तो अनमोल हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी उससे भी कहीं ज्यादा कीमती है। तुम मुझे बताने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही थी? शी म्यू का दिल थोड़ा भारी हो गया और उसने धीरे से कहा, दरअसल मैंने रिफाइनर के मालिक को ढूंढने की कई बार कोशिश की है। मैंने हथियार वापस पाने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। मैंने शुरू में किसी और समस्या से बचने के लिए टोकन सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन ये जानने के बाद कि झाओ शानलेई मेरे परिवार को बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ रखता है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। उसे मेरा हथियार सिर्फ साधना के लिए चाहिए था। कुई हुआन ने गुस्से से कहा। मैं समझ गया। फिर भी हुआ यूं ही। तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम मुझे जिंदगी भर के लिए पनाह देने की सोच रही हो? शी म्यू ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा। कुई हुआन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ कसकर पकड़े हुए थे, मानो किसी मुश्किल चुनाव में फंस गई हो। वह एक पल के लिए झिझकी। शी म्यू ने ये देखा और उससे आग्रह नहीं किया बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। 1/4 घंटे के बाद कुई हुआन ने ऊपर देखा और अपने दांत पीस लिए। यदि युवा स्वामी मेरी मदद करने को तैयार हैं, तो मैं बदले में हथियार उपहार में देने को तैयार हूँ। ओह, और फिर आप मुझसे किस तरह मदद चाहते हैं? शी म्यू ने पूछा। झाओ शानलेई ने पहले 2 परीक्षणों के माध्यम से किंगलान में प्रवेश किया। वह प्रसिद्ध और शक्तिशाली था, इसलिए मैं किसी और पर उससे लड़ने का बोझ नहीं डालूंगा। हालांकि मुझे आशा है कि युवा स्वामी मुझे आश्रय प्रदान कर सकते हैं ताकि वे मुझे ले न जाएं। बस इतना ही। शी म्यू की आंखें स्तब्ध रह गईं। सिर्फ 10 साल की अवधि के लिए। 10 साल बाद मुझे उम्मीद है कि युवा गुरु मेरे गांटा बनेंगे और मुझे किंगलान का शिष्य बनने के लिए सेक्शन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देंगे। तब तक मैं अपने जीवन या मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो जाऊंगा और इसका युवा गुरु से कोई लेना देना नहीं होगा। कुई हुआन ने दृढ़ता से कहा। पता चला कि तुम खुद किंगलान के शिष्य बनना चाहते हो। अच्छा, पहले मैं तुमसे एक बात पूछूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादाजी ने अतीत में कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला हथियार बनाया था? यह मुझे यकीन नहीं है, कुई हुआन ने उदास होकर कहा। तुम्हारे दादाजी ने परिवार में किसी को नहीं बताया? शी म्यू ने अविश्वास से कहा। युवा स्वामी, कृपया गलतफहमी न पालें। मेरे दादाजी को भी नहीं पता था कि वह हथियार कैसा दिखेगा। ऐसा कहा जाता है कि शोधक के स्वामी को लगा कि मेरे दादाजी द्वारा प्रदान की गई सामग्री बहुत खास है और एक नए प्रकार की ढलाई अपनाई जा सकती है। उस समय हथियार का सबसे शक्तिशाली प्रभाव बनाने के लिए शोधन की विधि निश्चित नहीं थी। बस हथियार की ढलाई का समय बहुत बढ़ गया था, इसलिए मेरे दादाजी उसे स्वयं नहीं देख पाए। अंततः उनके निधन के बाद वे अंतिम हथियार नहीं देख पाए। कुई हुआन के चेहरे पर जब भी अपने दादाजी का जिक्र होता, वह थोड़ी उदास हो जाती। एक उच्च स्तरीय हथियार की कीमत मुझे आपकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। यह एक सौदा है, मैं आपकी शर्तें मान गया हूँ, शी म्यू ने कहा और उसकी आंखें कई बार चमक उठीं। युवा स्वामी, क्या आप सचमुच सहमत हैं? कुई हुआन ने कुछ असमंजस के साथ शी म्यू की आंखों में देखा और उसकी आवाज कांप उठी, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। शी म्यू ने शांति से उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। उसकी ताकत में सुधार हुआ था और इससे वह अपनी जीवन रेखा को बढ़ाने के लिए नौक्रांति रहस्यमय कला का उपयोग करने की संख्या को कम करने में सक्षम हो गया था। इतना ही नहीं, आप अगले 10 सालों तक निवास में उत्पादित संसाधनों का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष जरूरत है तो आप उसे स्पिरिट स्टोन्स से भी बदल सकते हैं। मैं ज्यादा दखलंदाजी नहीं करूंगा, शी म्यू ने कहा। क्या ये सच है? कुई हुआन ने शी म्यू की टिप्पणी सुनी और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या तुम तैयार नहीं हो?
शिम्यू की भौहें तन गईं। नहीं, कुई हुआन युवा स्वामी की कृपा का ऋणी है। कुई हुआन ने जल्दी से झुककर कृतज्ञता में उन्हें धन्यवाद दिया। यह अच्छी बात है, आप मुझे टोकन दे सकते हैं। कुई हुआन ने ये सुना और अचानक उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव उभर आया। ये लड़की काफी खूबसूरत थी। उसके ठंडे गाल हल्के लाल हो गए थे, जिससे एक अलग ही एहसास और अंदाज झलक रहा था। जब शिम्यू ने ये स्थिति देखी तो उसे मन ही मन अजीब सा लगा। ये औरत आगे बढ़कर अपने कपड़े खोलने लगी, जिससे उसका दाहिना हिस्सा दिखने लगा। पन्ने का एक टुकड़ा बाहर निकला, जिसके नीचे की गहरी गोरी त्वचा दिखाई दे रही थी। ऊपर से एक पतला हाथ नीचे आया और उस चीज को बाहर निकाला। शिम्यू ने शुरू में तो दूर देखना चाहा, लेकिन वह तुरंत ही उस वस्तु की ओर आकर्षित हो गया। अध्याय 499। एक कठिन परीक्षा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शिम्यू के सामने एक ढलाई हथौड़ा रखा था जो एक साधारण व्यक्ति के अंगूठे के आकार का था। ये छोटा सा हथौड़ा काला और गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी खास धातु से बना हो। इस पर जटिल और रहस्यमयी आकृतियों का एक घेरा उकेरा हुआ था, मानो किसी खास तरह की सरनी से एक अनोखी अग्नि आभा निकल रही हो। यह वो निशानी है जो मेरे दादाजी ने मुझे दी थी। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, एक पल के लिए भी मेरे पास से नहीं हटता। कुई हुआन ने अपने कपड़े वापस पहनने के बाद वह छोटा सा ढलाई वाला हथौड़ा शिम्यू को दे दिया। शिम्यू ने उस पर नजर डाली और पुष्टि की कि इसमें कोई शक नहीं कि वह टोकन असली था। उस पर बिखरी अनोखी सांसें कुई हुआन की ताकत थीं। उसे दोबारा बनाना नामुमकिन था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत छोटा सा ढलाई वाला हथौड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ढलाई वाले हथौड़े तक पहुंचते ही उसे लड़की के शरीर से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। उन्होंने इसे दोबारा ध्यान से देखा और पाया कि ढलाई वाले हथौड़े के नीचे मोमबत्ती शब्द खुदा हुआ था। मेरे दादाजी का उपनाम लेंग है और यह एक ही नाम है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने बताया था कि शोधन के उस्ताद योंगजू के नाम से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि जिसके पास भी यह टोकन होता था वह हथियार अपने कब्जे में ले सकता था। जब शिम्यू बोल रही थी तो कुई हुआन ने उसके चेहरे पर आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्यूई फैंग और बाकी लोगों के पास जाओ और उन्हें मुख्य हॉल में जाने को कहो। मुझे कुछ घोषणा करनी है, शिम्यू ने कहा। समझ गया युवा स्वामी। कुई हुआन ने सिर हिलाया और जल्दी से बाहर चला गया। एक कप चाय के बाद शिम्यू मुख्य हॉल में पहुंचे। सभी परिचारक वहां पहले से ही इकट्ठा थे। क्यूई फैंग के आगे बढ़ने से अन्य खिलाड़ी थोड़े असहज दिखे। क्यूई फैंग, आपने कुई हुआन को न सौंपकर अच्छा काम किया है। शिम्यू की नजर भीड़ पर पड़ी और आखिरकार क्यूई फैंग पर पड़ी जब वह बोल रहा था। मैं युवा स्वामी के आदेश का इंतजार कर रहा था। युवा स्वामी के आदेश के बिना मैं निवास में किसी को भी मनमाने ढंग से हटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यूई फैंग ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया। अब से मेरी अनुमति के बिना किसी को भी इस गुफा निवास के परिचारक को ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कल कुई हुआन के लिए एक शांत कमरा खोल देना। उसे अब निवास में कोई भी छोटा मोटा काम करने की जरूरत नहीं है, शिम्यू ने आदेश दिया। हाँ युवा गुरु। क्यूई फैंग और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया। कुछ अन्य परिचारक कुई हुआन को देखे बिना नहीं रह सके। कुछ, जिनमें ज्यादा साहस था, ने तुरंत शिम्यू से कुई हुआन की ओर अनगिनत बार देखा। शिम्यू को इन लोगों के अनुमानों का अंदाजा तो था, लेकिन वह समझाने के मूड में नहीं थे। आदेश मिलने के बाद उन्होंने हाथ हिलाकर इशारा किया कि अब सब जा सकते हैं। वह भी पीछे मुड़े और अपने कमरे में चले गए। अपनी यात्रा के आधे रास्ते में हवा में एक छोटी सी आकृति नीचे झपटी और कुशलता से शिम्यू के कंधे पर बैठ गई। अंततः तुम्हें पता चल गया कि वापस आने का समय कब है। शिम्यू ने अपनी गति नहीं रोकी और चलते रहे। अरे वाह शिम्यू, वो लोग कितने खूंखार लग रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो मुझे गोली मारकर खा जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकला था। लेकिन अजीब बात है कि तुम मेरे पहुंचने से पहले ही पहुंच गए। कई ने फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें डरने के लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि तुम उन्हें हरगिज नहीं हरा सकते। मुझे नीची नजर से देखने की हिम्मत मत करना। मैं भी तुम्हारी तरह ही मजबूत हूँ। खैर, पर्यावरण इतना बुरा नहीं है। ये खेती के लिए उपयुक्त है। क्या अब तुम कुछ काम निपटाने वाले हो? मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और मुझे कुछ उत्साह की जरूरत है। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। शायद थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना, कहीं वो आदमी फिर से न आ जाएं। अगर वे आएं तो मुझे तुरंत बताना। शिम्यू ने पास ही स्थित गुप्त कक्ष के दरवाजे की ओर देखा और कई से कहा। ठीक है, कई ने उड़ने से पहले आलस से कहा। गुप्त कक्ष का दरवाजा बंद करने के बाद शिम्यू फ्यूटन पर बैठ गया और ढलाई का हथौड़ा निकाल लिया। वह उसे हाथ में लेकर धीरे से खेल रहा था और मन ही मन अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। शायद कुछ दिनों में वह हथियार के बदले योंगजू को ढूंढने निकल पड़ेगा। अचानक उसने अपना सिर झुका लिया और उन जड़ों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जिन्हें उसने समुद्र में छिपा रखा था। बात यह है कि ईस्ट सिंक आने के बाद से ही वह परीक्षाओं और अभ्यास में व्यस्त रहा था। उसने काफी समय से पढ़ाई नहीं की थी। इस विचार के साथ शिम्यू ने अपना हाथ अपनी भंडारण अंगूठी पर रखा और उसके अंदर कास्टिंग हथौड़ा रख दिया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को समुद्र में डुबो दिया। समुद्र में उसकी आत्मिक चेतना के साथ एक सुनहरी छड़ी की छोटी और नाजुक छाया अतीत की तरह तैर रही थी। सुनहरी छड़ी पर लगे बारीक रून हल्के सुनहरे प्रकाश से चमक रहे थे।
शीम्यू के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। ईस्ट सेंट में 3 साल बिताने के दौरान वह कई बार समुद्र में गए थे और हमेशा वहां के आत्मिक सैनिकों का निरीक्षण और परीक्षण करते रहे थे। हालांकि उसे इस वस्तु की अच्छी समझ थी, वह आध्यात्मिक स्तर पर उससे एक निश्चित संबंध भी स्थापित कर सकता था। फिर भी किसी कारणवश वह हरे वस्त्रधारी नीले पूर्वज का पता नहीं लगा सका। ज्ञान कुंड में शिम्यू एक सुनहरी छोटी आकृति में बदल गया था, जो धीरे धीरे बीच में खड़ी सुनहरी छड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसके पास पहुंचते समय सुनहरी छड़ी वाले आदमी ने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अचानक उसने अपने हाथ पहिए की तरह बदल लिए। उसके हाथ की हथेली से आत्मा की किरणें फैलती हुई उस सुनहरे छड़ी वाले आदमी की छाया के चारों ओर परत दर परत लिपटती जा रही थी। जैसे जैसे रेशमी धागा और सघन होता गया, सुनहरी छड़ी की सतह पर बनी घुमावदार रेखाएं भी चमक उठीं। जैसे जैसे लय तेज होती गई, सुनहरी छड़ी वाले का शरीर थोड़ा कांप उठा। शिमुएल, जो एक छोटी सी आकृति में बदल गया था, अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया था। उसकी भौहें लगभग निराशा से सिकुड़ी हुई थीं। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने ये दृश्य कई बार देखा था। वह जानता था कि थोड़ी देर बाद सुनहरी छड़ी वाले आदमी पर पड़ने वाला प्रकाश पूरी तरह से संघनित हो जाएगा। सुनहरी छड़ी वाले आदमी का कंपन धीरे धीरे बंद हो जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, मानो कुछ हुआ ही न हो। शिम्यू ने आह भरी और ज्ञान सागर छोड़ने का फैसला किया। ठीक उसी क्षण अचानक एक परिवर्तन घटित हुआ। सुनहरी छड़ी के ऊपर का प्रकाश अपेक्षा के अनुरूप एकत्रित नहीं हुआ, बल्कि दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होने लगा, जिससे उसके केंद्र में एक सुनहरा भंवर बन गया। शिम्यू ने जो कुछ अपने सामने देखा उससे वह आश्चर्यचकित रह गया। सुनहरा भंवर तेजी से घूम रहा था। बीच में एक धूसर परछाई उभर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से एक धूसर धुंध धीरे धीरे बाहर निकलकर आसपास फैल रही हो। शिम्यू को कौतूहल तो हुआ, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। उसे लगा जैसे उसके सामने एक धुंध छा गई है। उस भंवर से एक विशाल आकर्षण उमड़ पड़ा और जल्द ही उसकी पूरी आत्मिक चेतना पर पर्दा पड़ गया। उसे एक बवंडर सा महसूस हुआ और वह पूरी तरह बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा और उसने अपने सामने सब कुछ देखा तो वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसकी आंखों के सामने एक धूसर धुंध सी छाई हुई थी जो उसे घेरे हुए थी। कोहरा बहुत अधिक घना नहीं लग रहा था, फिर भी इसने न केवल उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, बल्कि उसे अपनी आत्मिक संवेदना को बहुत दूर तक प्रकट करने से भी रोक दिया। शिम्यू को बस इतना याद था कि वह एक सिर आत्मा में बदल गया था और आकाश में खींच जाने पर बेहोश हो गया था। उसे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। क्या ये यहीं आसमान में है? शिम्यू ने फुसफुसाते हुए पूछा। जैसे ही वह जमीन से ऊपर चढ़ा और अपने हाथों को देखा, उसके दुख के क्षण में उसके सामने एक फुसफुसाहट हुई। शिम्यू ने ऊपर देखा तो पाया कि धूसर कोहरा अचानक ऊपर की ओर लुढ़क गया। थोड़ी देर बाद वह एक धुंधली दीवार बन गया। इस दीवार पर मैग्नम सोलिस के सामान्य शब्द उभरे हुए थे और उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया गया था। शिम्यू को झटका लगा और उसकी आंखें बह गईं। उसे पता था कि वह सचमुच आकाश में है और उसके सामने लिखे शब्द नीले पूर्वजों द्वारा छोड़े गए थे। ये किसी के साथ खेले गए जुए को दर्शाते थे। सामग्री के विवरण के अनुसार जब तक व्यक्ति आकाश में नीला पूर्वजों का परीक्षण पूरा कर लेता है, तब तक वे आकाश में छिपे हुए नौक्रांति रहस्यमय कला के दूसरे वाक्यांश के नारे को प्राप्त कर सकते हैं। धुंधली जगह और धुंध की दीवार पर लिखे पाठ को छूना मना था। ये स्पष्ट था कि उसे अपने पास रखने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। पिछले 3 सालों से वह प्रतिबंध को छूकर अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं कर पाया था। वह ऐसा करने से डर रहा था क्योंकि उसने 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला का केवल पहला वाक्य ही पूरा किया था। हालांकि उस समय इन प्रतिबंधों को देखकर शिम्यू और अधिक उलझन में पड़ गया। पाठ के अनुसार निषिद्ध स्थान संपर्क के तुरंत बाद समाप्त हो जाना चाहिए, भले ही जुआ पूरा हुआ हो या नहीं। उस समय निषिद्ध स्थान अभी भी वहां था, फिर भी उसे छुआ जा सकता था। ये कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने अपने पूर्वजों के साथ शर्त लगाई थी, वह किसी कारण से यहाँ प्रवेश नहीं कर पाया। शिम्यू ने सोचा और सोचा कि यह कोई असंभव बात नहीं है। चूंकि नीला पूर्वज ही किसी के साथ जुआ खेल रहा था, तो वह व्यक्ति यहाँ क्यों नहीं आया? वह अपना सिर खुजाते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर माजरा क्या है। बहरहाल वह इस मामले में उलझने से बच रहा था। किसी भी स्थिति में ये कि निषेध अभी भी बरकरार था, उसके लिए अच्छी बात थी, क्योंकि इससे उसे 9 क्रांति रहस्यमय कला के दूसरे चरण में शामिल होने का अवसर मिला। जैसे ही मुझे लगा कि मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ, मैं 9 मोड़ वाले जुबान गोंद का दूसरा मोड़ पा सकता हूँ। शिम्यू को लगा कि उसका दिल गर्म हो गया है और उसकी आंखें चमक रही हैं। शिम्यू अपने विचारों में डूबा हुआ था कि उसके सामने कोहरे की दीवार अचानक लुढ़क गई, मानो ढहने वाली हो। पलक झपकते ही कोहरे की दीवार धुंध में बदल गई और उस पर लिखे धूसर कोहरे के अक्षर गायब हो गए। ये देखकर कि कोहरा तेजी से नीचे गिर गया है, वह सीधे पीछे के व्यापक घने कोहरे भरे समुद्र में जा गिरा। धुंध भरा समुद्र तुरंत उबल पड़ा। धुएं के समंदर में लहरों की तरह कोहरे की कुछ ठोस लंटें लगातार उछल कूद कर रही थीं। उसी समय कोहरे के भीतर से कई कोहरे की धाराएं फूट पड़ीं। अध्याय 500। एक अंतहीन भूल भुलैया। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शिम्यू ने अपने चारों ओर देखा और उसका दिल एक पल के लिए घबरा गया। उसे केंद्र में रखकर चारों ओर धुंध में 8 रास्ते थे। सभी रास्ते दोनों तरफ ऊंची ऊंची धूसर दीवारें थीं, जिनके बीच में खोखलापन था। कुछ अवलोकन के बाद प्रत्येक मार्ग प्रवेश द्वार के आसपास के अन्य मार्गों से बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था, जो काफी अजीब था। शिम्यू की आंखें घनी हो गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की भावना को मार्गों की ओर जारी किया।
हालांकि उस अंतहीन रास्ते में और गहराई में जाने के बाद उसकी आत्मा को ऐसा लगा जैसे वह किसी नर्म दीवार से टकरा गई हो। हालांकि कोई नुकसान के निशान नहीं थे, फिर भी वह आगे नहीं बढ़ सका। शी म्यू ने ये देखा और जोर से हंसने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह अति आत्मविश्वासी हो गया था, ये सोचकर कि यह भी एक आसान काम होगा जिसे वह बिना किसी परेशानी के पूरा कर लेगा। नीले पूर्वजों से यह अपेक्षित ही था कि वे उसके लिए इतना कठिन काम छोड़ जाएं। उसने बस यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह कितना कठिन होगा। शी म्यू की आंखें चमक उठीं जब उसकी नज़र एक बार फिर 8 मार्गों के प्रवेश द्वारों पर पड़ी। ध्यान से देखने पर भी कोई स्पष्ट अंतर नहीं दिखा जिससे वह देख सके कि उसकी आत्मिक अनुभूति में क्या बाधा आ रही थी। शी म्यू ने हताशा में अपने होंठ काटे। अपनी भावनाओं को समेटते हुए उसने एक रास्ता चुना और धीरे धीरे अंदर चला गया। उसे गलियारे में कोहरे की एक परत देखने में ज्यादा देर नहीं लगी। दोनों तरफ कोहरे की दीवारें काफी पतली थीं। उसके हाथ के एक झटके से वह भाप की तरह चारों तरफ फैल गई। ये देखकर शी म्यू उत्सुक हो गया और अपनी बाईं ओर कोहरे की दीवार की ओर हाथ बढ़ाया। ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह उसे पार कर सकता है। हालांकि जैसे ही उसकी हथेली धुंधली दीवार से छुई, उसे बस एक झुनझुनी सी ठंडक महसूस हुई। ये स्पर्श किसी भौतिक दीवार से अलग था। ये स्पष्ट था कि ये कोहरे की दीवारें कोहरे से बनी थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन पर किसी प्रकार का निषेधात्मक चिन्ह अंकित था। वह सिर्फ परखने के लिए बल प्रयोग नहीं करना चाहता था। अगर यह नीले रंग के पूर्वज का जादू था तो उसे कोई बहुत ताकतवर और शक्तिशाली व्यक्ति ही तोड़ सकता था। अगर उसने उससे छेड़छाड़ की और मुहर टूट गई तो कौन जाने क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो जाएं। ये जोखिम उठाने लायक बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अपना निर्णय लिया और आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि उन्हें थोड़ी निराशा भी हुई। वह कोहरे के रास्ते से लगभग 100 फीट तक सीधा चलता रहा और आखिरकार एक अपेक्षाकृत चौड़े इलाके में पहुंच गया। कोहरे के बीच से उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा था। शी म्यू की भौहें उस नज़ारे को देखकर थोड़ी ऊपर उठ गईं। उसने जल्दी से अपनी गति बढ़ाई और कोहरे की तरफ चल दिया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही वह गलियारे से बाहर निकला, वह दूसरे क्षेत्र में पहुंच गया। वह तुरंत हक्का बक्का रह गया। उसके चारों ओर 8 धुंधले रास्ते दिखाई दे रहे थे। पहली नज़र में शी म्यू दंग रह गया। सभी अंश बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने पहले देखे थे। अपनी आत्मिक इंद्रिय से गौर से देखने पर भी सभी अंश बिल्कुल एक जैसे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वहीं वापस आ गया हो जहां से उसने शुरुआत की थी? शी म्यू चौंक गया और उसके चेहरे पर तुरंत कठोरता छा गई। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है, फिर भी वह घबराया नहीं। उसने अपने आसपास के माहौल को और गौर से देखा। जो भी हो, बेहतर होगा कि वह अपने मूल मार्ग पर वापस लौट जाए जहां से वह आया था, तथा इसके स्थान पर कोई अन्य मार्ग अपनाए। इस तरह के विचार शी म्यू के दिमाग में घूम रहे थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसी रास्ते की ओर मुड़ने में संकोच किया जिससे वे शुरू में मूल बिंदु पर वापस गए थे, ताकि दूसरा रास्ता ले सकें। कुछ देर बाद शी म्यू गलियारे के अंत से बाहर आया और चारों ओर देखने लगा। जैसी कि उम्मीद थी, पहले गलियारे के बाद की स्थिति लगभग वैसी ही थी। इसलिए शी म्यू ने फिर से मूल केंद्र में प्रवेश किया और इस बार तीसरा मार्ग चुना। 3 घंटे तक इधर उधर घूमने के बाद शी म्यू एक बार फिर एक मार्ग से बाहर निकला। उसने अपने सामने 8 दूसरे रास्तों को देखा और तभी उसे समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने 8 मार्गों से गुजरने की कोशिश की थी। उसने सभी मार्गों से गुजरने की कोशिश की थी, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे फिर भी वही स्थिति मिलती जो मूल केंद्र पर थी। सभी 8 मार्गों का कोई अंत नहीं था। इस क्षण उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अंतहीन चक्र में फंस गया है, लगातार एक ही जगह से बंधा हुआ। अगर वह उस केंद्र पर पहुंच भी जाता जहां से उसका उद्गम हुआ था, तो भी वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। इस समय वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि आगे क्या करना है। आखिरकार आदि आत्मा के शरीर छोड़ने की एक निश्चित समय सीमा होती है। अगर वह बहुत देर तक शरीर से बाहर रहती तो आत्मा अपने मूल शरीर में वापस जाने का रास्ता खो देती। अगर उसका अपना शरीर न निकल पाता और उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस न आ पाती तो यह एक बड़ी समस्या होती। मन ही मन वह भूल भुलैया में प्रवेश करने के अपने जल्दबाजी भरे निर्णय पर पछताने से खुद को नहीं रोक सका। काफी देर बाद शी म्यू ने राहत की सांस ली और उसका चेहरा फिर से दृढ़ हो गया। अब पछताना बेकार था। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था, यहाँ की परीक्षा पास करना। आखिरकार अगर वह दूसरा चरण पास नहीं कर पाया तो शायद हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। थोड़ी देर बाद उसे अपनी याददाश्त ताज़ा हुई और वह शुरुआती बिंदु पर लौट आया। उसकी नज़रें उसके ठीक सामने 8 चैनलों पर टिकी थीं। उसने सबसे बाईं ओर वाले रास्ते में जाने का फैसला किया था। चूंकि उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने सभी मार्गों को सबसे आदिम तरीके से आजमाने का फैसला किया। वह यह नहीं मानेगा कि उसे सही मार्ग नहीं मिल सका। पलक झपकते ही महीना का आधा हिस्सा बीत गया। शी म्यू एक धूसर गलियारे में खड़ा था और उसका चेहरा उदास लग रहा था। पिछले 2 महीनों में वह डटा रहा। उसने हर उपलब्ध मार्ग को आजमाया और कुल मिलाकर कम से कम 10,000 मार्ग उपलब्ध थे। शी म्यू ने तो उस मार्ग का नक्शा भी बना लिया था। फिर भी उसे इस भूल भुलैया से निकलने में मदद करने वाली जरा सी भी जानकारी नहीं मिल पाई। जब भी वह किसी मार्ग पर पहुंचता तो उसे 7 और मार्ग मिलते जो बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। उसी समय शी म्यू ने बाहर के गुप्त कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। कई गुप्त कक्ष के बाहर एक विशाल वृक्ष पर सुस्ता रहा था। उसने आंखें भींच लीं, मानो किसी भी क्षण उसे नींद आ जाएगी। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी।
कई का ध्यान थोड़ा संभला और उसने ऊपर देखा। एक लंबा अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका शरीर गेंद जैसा मोटा था, आया। उसके सिर पर एक छोटी सी गोल टोपी थी। वह कोई और नहीं बल्कि निवास का प्रबंधन देखने वाला परिचारक क्यूई फैंग था। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कई छत से नीचे उतरी और बोली। मास्टर कई, महीने का अंत लगभग आ गया है। कुछ मुद्दे हैं जो मैं युवा मास्टर को बताना चाहता हूँ। क्या आप उन्हें संदेश भेज देंगे? क्यूई फैंग ने आदरपूर्वक झुककर कहा। जब से कुई हुआन खेती कर रहा था, तब से सारा प्रबंधन क्यूई फैंग द्वारा संभाला जाता था। ओह, इसमें बड़ी बात क्या है? कई ने पूछा। ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। आध्यात्मिक भूमि में रोपी गई कुछ जड़ी बूटियां पहले से ही आंशिक रूप से परिपक्व हो चुकी हैं। मैं सोच रहा था कि युवा गुरु इनके साथ क्या करना चाहेंगे, क्यू ने समझाया। शी म्यू हाल ही में एकांतवास में है। इस तरह के छोटे मोटे काम तो आप जरूर निपटा सकते हैं, कई ने अधीरता से कहा। क्यूई फैंग ने देखा कि कई का मूड खराब लग रहा था और उसने जल्दी से बातचीत खत्म कर दी। क्यूई फैंग को विदा करने के बाद कई अपनी जगह पर वापस आ गया और आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं। हालांकि उसे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। 10 दिन पहले शी म्यू के एकांतवास के बाद से उनके बीच संबंध और भी अस्थिर हो गए थे। जब भी वह शी म्यू को कोई जानकारी देता तो कोई जवाब नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जब शी म्यू वापस आत्मा के फव्वारे में एकांतवास में था, तब भी शी म्यू उसकी बात सुनता था। हालांकि इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। इससे वह काफी चिंतित हो गया था। क्या होगा अगर शी म्यू को कुछ हो गया हो और उसे इसके बारे में कुछ भी पता न हो? भूलभुलैया में कैद और फंसा हुआ शी म्यू एक बार फिर केंद्र की ओर लौट आया। वह बिना कुछ बोले झट से घुटनों के बल बैठ गया और सामने पड़े 8 मार्गों को देखता रहा, मानो मन ही मन कोई योजना बना रहा हो। अब वह पूरी तरह शांत हो चुका था। कई कोशिशों के बाद उसे समझ आ गया था कि इस भूलभुलैया से बलपूर्वक बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। अब जबकि वह लगभग 20 दिनों से बाहर था, उसका समय समाप्त हो रहा था और उसे इस भूलभुलैया के रहस्य को समझना होगा। शी म्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन सभी परिस्थितियों के सामने आ गईं जिनका सामना उसने इन दिनों भूलभुलैया में किया था। हर मार्ग और अप्रत्याशित भूभाग उसके दिमाग में घूम रहा था, जिससे एक जटिल पैटर्न बन रहा था। 15 मिनट बाद शी म्यू ने आंखें खोलीं और उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसने अपने सामने 8वें गलियारे को देखा। वह जल्दी से बाईं ओर दूसरे गलियारे की ओर गया और अंदर कदम रखा। शी म्यू सामान्य गति से गलियारे में चला गया। बीच बीच में अपने आसपास की चीजों को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठती थीं। इस बार 8 समान मार्गों के सामने पहुंचने से पहले उन्हें लगभग आधे घंटे तक चलना पड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में सुनहरे बाल चमक रहे थे। उसने एक पल के लिए फिर से 8 अंशों को देखा और मुंह से कुछ बोलने लगा, मानो कुछ हिसाब लगा रहा हो। इस बार उन्होंने 1 घंटे तक देखा और अंततः दाईं और दूसरे चैनल पर जाकर प्रवेश किया। आगे बढ़ते हुए उसकी आंखें घूम गईं और उसका हृदय उत्साह से भर गया। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ना जारी रखा। 1/4 घंटे के बाद वह फिर से अंत तक पहुंच गया और उसके सामने 8 अन्य अंतरिक्ष मार्ग थे। शी म्यू की आंखों में सुनहरी चमक चमक उठी। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियां मोड़ी और फिर से हिसाब लगाने लगा। वह गलियारे के सामने काफी देर तक खड़ा रहा। पूरे 2 घंटे बाद उसने एक रास्ता चुना और गलियारे में कदम रखा। इस समय जब वह आगे बढ़ रहा था तो उसके चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। अगली बार भी एक के बाद एक वही परिस्थितियां सामने आईं। मूल बिंदु सहित उसने कुल 7 विकल्प चुने थे। इसमें एक अंतिम परत होनी चाहिए। शी म्यू ने राहत की सांस ली, अपने मुंह में फुसफुसाते हुए आगे बढ़ते रहे। 15 मिनट बाद रास्ता खत्म हो गया। उसने देखा तो उसके सामने एक विशाल जगह दिखाई दी। उसके सामने 8 और रास्ते थे। शी म्यू का चेहरा बदल गया। यह 8वें रास्ते की वजह से नहीं, बल्कि उसके सामने हरे रंग के लबादे में खड़े एक युवक की वजह से था। वह इधर उधर घूमकर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा रास्ता लेना है। इस व्यक्ति का शरीर दुबला पतला था, चेहरा साफ और सुंदर था। उसके अंदर सुंदरता की एक झलक थी। शी म्यू की उपस्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। युवक ने अचानक मुड़कर शी म्यू की ओर देखा। उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वह थोड़ा हैरान तो था, लेकिन गुस्से में भी था। आप कौन हैं? आपको ये जगह कैसे मिल पाई?